यह मैं ही हूँ, वांग ये ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। ये दूसरी बार था जब वह तियान युमो से मिला था। ये पहली बार था जब वह उसके सीधे संपर्क में आया था। पिछली बार प्रिमोडियल स्टार पर, इससे पहले कि वह समय पर प्रतिक्रिया कर पाता, उसे तियान युमो ने पकड़ लिया था और स्पेस टाइम स्काई जेल में भेज दिया था। दिलचस्प बात यह है कि दोनों बार जब वे मिले तो तियान युमो ने एक ही बात कही, तो यह आप है। इस छोटे से वाक्य में अलग अलग भावनाएं निहित थीं। हे, तियान युमो के चेहरे पर एक मुस्कान उभरी जो समझदारी और आत्मा मजाक दोनों से भरी थी। मुझे नर्म दिल नहीं होना चाहिए था। चूंकि तुम मुझसे एक बार झूठ बोल सकते हो, इसलिए तुम मुझसे अनगिनत बार झूठ बोल सकते हो। मर जाओ। तियान युमो की आवाज़ अचानक ठंडी हो गई। उसके 12 पंखों से तुरंत अंतहीन रोशनी निकलने लगी। वांग यी का मन प्रश्न चिन्हों से भरा था, लेकिन अब इसके बारे में सोचने का समय नहीं था। तियान युमो के अचानक हमले का सामना करते हुए उन्होंने तुरंत स्वर्गीय दाव दिव्य शरीर और स्टेलवार स्टार परिवर्तन के साथ जवाब दिया। वह कभी भी युद्ध से नहीं डरता था। बैंग बैंग बैंग। हर जगह तेज रोशनी चमक रही थी और विस्फोट जारी थे। स्टालवार स्टार ट्रांसफॉर्मेशन की रक्षा और ऊर्जा समाप्त हो गई, क्योंकि निकटवर्ती आक्रमण को पूरी तरह से रोक दिया गया था। वर्तमान वांग ये असाधारण रूप से शक्तिशाली था। तियान युमो की आंखों में आश्चर्य झलक उठा। उसने वांग यी की जांच की थी और जानती थी कि उसके पास सर्वोच्चों के बराबर युद्ध कौशल है, लेकिन अब वह जो ताकत दिखा रहा था वह स्पष्ट रूप से सिर्फ इतनी ही नहीं थी। वह और भी अधिक शक्तिशाली हो गया था। तियान युमो के हाथ में स्पष्ट पंख वाली पवित्र तलवार प्रकाश की लकीरों में बदल गई जिसने आकाश को ढक लिया। स्पेस टाइम के स्वर्गीय पथ के नियंत्रण ने वांग यी को भागने से रोक दिया। इसके तुरंत बाद चारों ओर असीम प्रकाश फैल गया तथा अराजकता संत खजाने की रहस्यमय नक्काशी चमक उठी। भिन्न भिन्न। वांग यी की आभा अचानक बढ़ गई। सबसे मजबूत विशेषज्ञ अनुबंध। ये दूसरी बार था जब उन्होंने इसका प्रयोग किया। वे इससे परिचित थे। हालांकि स्लॉटर सम्राट अनिच्छुक था, फिर भी उसने वांग यी को दूसरा सबसे मजबूत विशेषज्ञ अनुबंध दिया। भौतिकता के स्वर्गीय मार्ग और उसकी इच्छाशक्ति के दोहरे प्रवर्धन के तहत वांग यी की युद्ध क्षमता तेजी से बढ़ी। आसपास की रोशनी से होने वाले हमलों को नज़रअंदाज करते हुए उसने तियान युमो के साथ सीधा मुकाबला किया। वह स्काई रेस को बहुत अच्छी तरह से समझता था, यहाँ तक कि सबसे मजबूत विशेषज्ञों की भी ताकत स्पेस टाइम का मार्ग थी। तियान युमो बहुत प्रतिभाशाली थी, लेकिन अंतरिक्ष समय के मार्ग में उसकी उपलब्धियों की तुलना में भौतिक मार्ग में उसकी तलवारबाजी और ऊर्जा के मार्ग की चमक अभी भी निम्न थी। सबसे मजबूत विशेषज्ञों के बीच लड़ाई। भयावह शक्ति ने विशाल अराजकता क्षेत्र को हिलाकर रख दिया। आकाश और पृथ्वी ऐसे ढह गए मानो दुनिया का अंत हो गया हो। कुछ ही क्षणों में उन दोनों ने एक दूसरे पर सैकड़ों वार किए। पापा, हथियार टकराए और दोनों पक्ष एक क्षण में अलग हो गए। एड्स बाय पब फ्यूचर, आपकी ऊर्जा में बिल्कुल भी कमी नहीं आई है। क्या निर्वाण सितारे का परिष्कार आपसे संबंधित है? तियान युमो की आंखें चमक उठीं। यह महिला सचमुच बहुत बुद्धिमान थी। समय के लिए विलंब करने के बारे में सोचना भी मत। वांग ये ने दिव्य मूल निर्वाण का प्रयोग किया। 4 राउंड सक्रिय करें। उसी समय परिपूर्ण क्षेत्र नौक्रांति रहस्यमय प्राचीन शरीर ने भारी मात्रा में ऊर्जा जारी की। धमाका। सर्वोत्तम क्षेत्र डार्क स्काई एक्सटर्मिनेशन सेबर तकनीक का प्रयोग शुरू हो गया। वांग यी अजेय था। बचाव करते हुए तियान युमो थोड़ा पीछे हटा और हमले को रोकने के लिए स्पेस टाइम का इस्तेमाल किया। ये स्पेस टाइम सील को तोड़ने के लिए पर्याप्त नहीं है। अपने आकाश चक्र को छोड़ दो, ये वांग, तियान युमो ने अचानक कहा। जैसी आपकी इच्छा। वांग ये ने कुछ भी नहीं छिपाया। उसके 6 पंख प्रकट हो गए और स्पेस टाइम के बारे में उसकी समझ अपने चरम पर पहुंच गई। पूर्ण विलय हो गया। वह स्पेस टाइम के स्वर्गीय पद से केवल एक कदम दूर था और स्पेस टाइम पर उसका नियंत्रण और विनाश और भी बेहतर था। उसकी युद्ध क्षमता पुनः बढ़ गई। चूंकि तियान युमो की क्षमता के साथ वह जांच करना चाहती थी, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से हर निशान के माध्यम से उसके बारे में सब कुछ पता लगाने में सक्षम होगी। आखिरकार वह स्काई रेस में उच्च स्थान पर थी और सभी पहलुओं में बेहद सक्षम थी। कितना भयानक प्रतिद्वंद्वी है। भगवान का शुक्र है कि उसकी शक्ति दिव्य पुत्रों और देवियों के स्तर तक पहुंचने से बहुत दूर थी। वांग ये के हमले ने तियान युमो को वापस जाने पर मजबूर कर दिया। आत्माक्षय राजदंड अचानक उसके हाथ में प्रकट हुआ और उच्च श्रेणी के स्वर्गीय दावसंत खजाने पर रहस्यमय उत्कीर्णन चमक उठा। उनकी सबसे मजबूत विशेषज्ञ स्तर की इच्छाशक्ति ने उच्च श्रेणी के स्वर्गीय दावसंत खजाने को आगे बढ़ाया और एक शैतान का सिर शून्य में प्रकट हुआ जिसने तियान युमो को घेर लिया। निषिद्ध इच्छाशक्ति विस्फोट शोधन मंत्र जला दिया। धमाका। इच्छाशक्ति ने हिंसक हमला किया। तियान युमो की चेतना के सागर को एक तेज सुई की तरह छेद दिया। सबसे मजबूत विशेषज्ञ स्तर का प्रभाव। वांग ये ने ऊर्जा की तीव्र खपत को नज़रअंदाज कर दिया और हमलों का आदान प्रदान किया। तियान युमो ने भौहें सिकुड़ी और पहली बार वह गंभीर दिखी।
अग्नि बीज को लगातार परिष्कृत करने के बाद भी उसकी इच्छाशक्ति वापस नहीं आई थी। साथ ही उसने अभी अभी स्ट्रेंथ रेस और डार्क रेस के साथ भीषण युद्ध लड़ा था, इसलिए उसने काफ़ी ऊर्जा खर्च कर दी थी। इसके अलावा वांग ये की इच्छाशक्ति का हमला सबसे मजबूत विशेषज्ञ स्तर पर होने के अलावा कुछ जोरदार और विशाल विशेष ऊर्जा भी रखता था। ये स्वर्गीय दाव दिव्य शरीर की ऊर्जा के समान ही थी। आप और स्लॉटर सम्राट ने निर्वाण स्टार को परिष्कृत किया। तियान युमो की खूबसूरत आंखें चमक उठीं। वांग यी के हमले बहुत जोरदार थे। उसने कोई जवाब नहीं दिया और लगातार हमलों की एक के बाद एक लहरें भेजीं। यह शापित औरत, यदि वह अनुमान लगाना जारी रखती तो वह सही उत्तर के करीब पहुंच जाती। धमाका, स्पिरिट डे के राजदंड और पर्पल स्टॉर्म डायमंड फट गए। जैसे जैसे जीवन की नदी बहती गई, वांग ये ने खुद को ठीक करने के लिए जीवन के स्वर्गीय मार्ग का उपयोग किया और तियान युमो के स्पेस टाइम नियंत्रण को भी घेर लिया। एड्स बाय पब फ्यूचर, सबसे मजबूत विशेषज्ञ अनुबंध ने उसकी युद्ध क्षमता को बढ़ा दिया था, इसलिए वह तियान युमो से डरता नहीं था। नजदीकी मुकाबले में वह कमजोर नहीं था और उसकी इच्छाशक्ति और भी बेहतर थी। अनंत ऊर्जा और इच्छाशक्ति, निर्वाण स्टार के समर्थन से भले ही वह तियान युमो को हरा न सके, लेकिन वह इतनी आसानी से पराजित नहीं होगा। सबसे मजबूत विशेषज्ञ अनुबंध समाप्त होने से पहले उन्हें विश्वास था कि वह तियान युमो की इच्छाशक्ति को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। एट नो विल बिन एट। वास्तव में दोनों पक्षों को नुकसान होगा। कोई आश्चर्य नहीं, तियान युमो ने पीछे हटते हुए कहा। उसकी छाती के सामने सफ़ेद रोशनी चमक रही थी। उसकी उत्कृष्ट आंखों ने वांग यी को गहराई से देखा। समय और स्थान तेजी से बदल गए और एक आयामी दरार दिखाई दी। फिर मिलेंगे मोयू। नहीं, वांग ये पा। आयामी दरार बंद हो गई और सबसे मजबूत विशेषज्ञ की आभा बिना किसी निशान के गायब हो गई। विशाल अराजकता के क्षेत्र में समय और स्थान तुरंत सामान्य स्थिति में लौट आए। वांग ये हवा में तैर रहा था, असीम जीवन शक्ति से घिरा हुआ। उसने स्टेलवार्ड स्टार ट्रांसफॉर्मेशन को पकड़ रखा था और उसकी आंखें चमक रही थीं। इस युद्ध में बहुत अधिक जानकारी और आश्चर्य था। यदि वह गलत नहीं था तो तियान युमो द्वारा उल्लिखित मोयू नंबर 3 था। तियान युमो, या सटीक रूप से कहें तो तियान युमो का पिछला जीवन एक स्काई रेस की महिला थी जिसकी भौहों के बीच बैंगनी लाल सिनेबार बिंदु था। वह नंबर 3 की स्काई रेस की विश्वासपात्र थी। अपनी स्मृति के टुकड़ों से वह मोटे तौर पर इसका अनुमान लगा सकता था। नंबर 3 मोयू ने आकाश जाति में घुसपैठ करने का मुख्य कारण उच्च आयामी ब्रह्मांड को छोड़ना और आदिम ब्रह्मांडीय सागर की ओर जाना था। इसलिए उसने तियान युमो की पिछली जिंदगी की भावनाओं का उपयोग करने में संकोच नहीं किया और आकाश जाति को धोखा दिया। हालांकि वह नहीं जानता था कि वह अपने पिछले जीवन में आकाश जाति के हाथों मरा था या अंधकार जाति के हाथों। नंबर 3 अंततः एकमात्र मार्ग को छोड़कर आदिम ब्रह्मांडीय सागर में प्रवेश करने में असमर्थ था। वाह नंबर 3, तुम बदमाश हो। तुमने मुझे बहुत परेशान कर दिया है, वांग ये ने थूका। कोई आश्चर्य नहीं कि तियान युमो के मन में उसके लिए जटिल भावनाएं थीं। हो सकता है कि उसने उसे प्रिमोडियल स्टार में पहले ही पहचान लिया हो। वाक्यांश, तो यह आप हैं कि एक से अधिक अर्थ थे। इस बार भी ऐसा ही हुआ। ये बदमाश नंबर 3 स्काई रेस में एक महिला प्रेमी है, लेकिन क्या वह किसी और मूर्ख और निम्न दर्जे वाले व्यक्ति को नहीं ढूंढ सकता? वांग ये ने अपने दिल में शिकायत की। वह तियान युमो द्वारा निशाना बनाया गया था और उसकी पहचान का एक छोटा सा हिस्सा उजागर हो गया था। अब वह स्काई रेस में वापस नहीं जा सकता था। वांग ये ने आह भरी। बी स्कारलेट, शियाओ वो, शाशा, लू नाई, मीरा, शियाओ यू, लुडी। कुछ स्काई रेस सुंदरियां भी हैं जिनके नाम मैं लगभग भूल चुकी हूं, लेकिन उनमें से हर एक का शरीर इतना सुंदर है कि मुझे अभी भी अच्छी तरह याद है। फिर मिलेंगे। वांग ये रोना चाहता था लेकिन उसके आंसू नहीं निकल रहे थे। वह मूलतः आदिम ब्रह्मांडीय समुद्र की ओर जाने से पहले लड़कियों के साथ गहन बातचीत और अच्छा समय बिताना चाहता था, लेकिन अब कोई मौका नहीं था। ये केवल तब तक प्रतीक्षा कर सकता था जब तक वह आदिम ब्रह्मांडीय समुद्र से वापस नहीं आ जाता। हमेशा के लिए अलविदा कहना असंभव था। साम्राज्य पर कहानियां खोजें। वह बदमाश नंबर 3 नहीं था। जब वह काफ़ी मजबूत हो जाता तो वह स्काई रेस में जाता और अपनी गर्लफ्रेंड्स को एक एक करके वापस ले आता। एड्स बाय पब फ्यूचर, क्या दूसरा पक्ष सिर्फ एक सर्वोच्च शक्तिशाली विशेषज्ञ नहीं था? उसके पास पहले से ही सर्वोच्च स्तर का युद्ध कौशल था। सबसे मजबूत विशेषज्ञ अनुबंध का उपयोग करके वह पहले से ही सबसे मजबूत विशेषज्ञों के खिलाफ लड़ सकता था। जब वह आदिम ब्रह्मांडीय समुद्र से लौटा तो वह निश्चित रूप से एक सर्वोच्च शक्तिशाली विशेषज्ञ के बराबर था। वांग ये ने चुपचाप झंडा गाड़ दिया। यह कोई मजाक नहीं था। वे दुश्मन हो सकते हैं लेकिन वह एक भी प्रेमिका नहीं खो सकता। पहली बार तुमने मुझे नहीं मारा। तियान युमो की छवि वांग ये के दिमाग में उभरी और वह जानबूझकर मुस्कुराया। दूसरी बार तुम मुझे नहीं मार सके। तीसरी बार मैं तुम्हें मार दूंगा। तारांकन, 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 निर्वाण स्टार।
तियान युमो, ऋषि सम्राट ने भौहें सिकोड़ी। वांग ये ने सिर हिलाया। उच्च आयामी ब्रह्मांड में स्थिति अब स्थिर हो गई है, जिसका मतलब है कि आकाश जाति हमसे थोड़ा थोड़ा करके निपटने के लिए कुछ समय निकाल सकती है। मुझे आपको यात्रा करने के लिए परेशान करना होगा, ऋषि सम्राट। ठीक है, ऋषि सम्राट ने सोच विचार कर अपनी लंबी दाढ़ी पर हाथ फेरा। यदि आकाशीय जाति ने आने का साहस किया तो हम लड़ेंगे, वध सम्राट ने ठंडे स्वर में कहा। वांग ये ने कहा, मानव को उच्च आयामी संघर्षों में मोहरा न बनने दें। कम प्रोफाइल रखने की कोशिश करें। सभी पक्षों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाएं और चुपके से विकास करें। यही मानव विकास का लक्ष्य है। एक सज्जन व्यक्ति के लिए बदला लेने में कभी देर नहीं होती। युद्ध कौशल को इकट्ठा करना और अधिक से अधिक सर्वोच्च या सबसे मजबूत विशेषज्ञों का उत्पादन करना सबसे महत्वपूर्ण बात है। ऋषि सम्राट ने आह भरी। मुझे बस यही डर है कि आकाशीय जाति हमारे सर्वोच्चों की हत्या करने की कोशिश करेगी, जैसे उन्होंने तुम्हारे साथ किया था, वांग ये। तुम उन्हें रोकने में सक्षम हो सकते हो, लेकिन अन्य सर्वोच्च नहीं कर सकते। वांग ये ने कहा, इसीलिए इस बार बातचीत आपको ही संभालनी है, भाई सेज। आप ज्यादा कट्टरपंथी हो सकते हैं। अगर आप किसी समझौते पर नहीं पहुंच सकते, तो बेहतर होगा कि आप अपने पत्ते टेबल पर रख दें। अब मनुष्य आश्वस्त हो गए। शैतान जाति की मदद से और दो सबसे मजबूत विशेषज्ञों द्वारा निर्वाण स्टार की रक्षा करने के साथ आकाश जाति को इसे लेने के लिए एक बड़ी कीमत चुकानी होगी। इसके अलावा जब आत्मा जाति और शक्ति जाति ने हमला किया तो आकाश जाति को भारी नुकसान उठाना पड़ा। बेशक अगर ऐसा हुआ तो मानव जाति आसानी से उच्च आयामी जातियों के बीच लड़ाई में मोहरा बन जाएगी और निर्वाण स्टार युद्ध के भंवर में गिर जाएगा। स्काई रेस के साथ यह निश्चित रूप से हार हार वाली स्थिति होगी, लेकिन वह एक अलग मामला है। वे डर नहीं सकते थे। सबसे बुरी स्थिति में तो वे सिर्फ लड़ेंगे। ऋषि सम्राट ने सिर हिलाया। आखिरकार आप केवल एक उच्च आयाम के भगवान हैं। मैं आपको आकाश जाति के साथ होने वाली परेशानी से आसानी से बाहर निकाल सकता हूँ। 3 प्रमुख जातियों की घेराबंदी को सहन करने के बाद आकाश जाति निश्चित रूप से अब हमारे साथ युद्ध शुरू नहीं करेगी, वांग ये ने कहा, लेकिन हमें अभी भी कड़ा रुख अपनाना होगा, अन्यथा भविष्य में और भी परेशानी होगी। ऋषि सम्राट ने सिर हिलाया। वांग ये शांत हो गया। यद्यपि ऋषि सम्राट की युद्ध क्षमता उतनी महान नहीं थी, फिर भी वह अपने काम में बहुत चुस्त थे और स्वतंत्रतापूर्वक आगे बढ़ना और पीछे हटना जानते थे। नामात्र का मानव नेता वास्तव में सक्षम था। भाई स्लॉटर, तुम्हें सावधान रहना होगा, वांग ये ने कहा। भाई सेज की स्काई रेस के साथ बातचीत में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। सभी को सतह पर सामंजस्य बनाए रखने में सक्षम होना चाहिए, लेकिन स्काई रेस आपको मारने का अवसर कभी नहीं छोड़ेगी। मुझे पता है, मैं उन्हें ऐसा करने का मौका नहीं दूंगा, वध सम्राट ने कहा। वांग ये ने सिर हिलाया। इसके अलावा जियांग जून से सावधान रहना। ठीक है, वध सम्राट ने सिर हिलाया। आकाश जाति के साथ बातचीत करने के बाद वांग ये ने कहा, राक्षस जाति को दबाने के लिए शैतान जाति के साथ मिलकर काम करो और देखो कि क्या तुम उन्हें वश में कर सकते हो। ठीक है, वध सम्राट ने कहा। मेरा सबसे मजबूत विशेषज्ञ अनुबंध, वांग ये ने कहा। कृपया इसे नवीनीकृत करने में मेरी मदद करें। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। ये बहुत व्यस्त था। उन्होंने महसूस किया कि भले ही वह फिलहाल आकाशीय जाति में वापस नहीं लौट सकते, फिर भी उनकी कई गर्लफ्रेंड हैं जो पूरे ब्रह्मांड में और विभिन्न जातियों में फैली हुई हैं। मानवता के महान उद्देश्य के लिए मैत्री के बीज फैलाओ। तियान युमो के हमले की विफलता और ऋषि सम्राट और आकाश जाति के बीच गहन बातचीत के बाद आकाश जाति ने उसे और परेशान नहीं किया। वास्तव में वे उसे तब तक नहीं मार सकते थे जब तक कि सर्वोच्च शक्तिशाली विशेषज्ञ व्यक्तिगत रूप से कार्रवाई न करें। हालांकि अगर यह बात बाहर आ गई तो दिव्य पुत्रों और देवियों की बहुत बुरी बदनामी होगी। इसके अलावा आकाश जाति मनुष्यों को विपरीत दिशा में धकेलना नहीं चाहती थी, भले ही वे जानते थे कि मनुष्यों और शक्ति और आत्मा जाति के बीच संबंध अस्पष्ट था। आखिरकार अस्पष्टता एक बात थी और आधिकारिक रूप से असहमत होना दूसरी बात थी। विशेष रूप से न केवल मानव शैतान जाति के साथ गठबंधन कर रहे थे, बल्कि राक्षस जाति भी पक्ष बदलने के संकेत दे रही थी। इसके अतिरिक्त स्वसुधार जाति गठबंधन ने निम्न आयामी जातियों के बीच युद्ध के दौरान मनुष्यों के साथ सहयोग किया था। अनजाने में ही मनुष्यों ने पहले ही निम्न आयामी जातियों को एक में एकीकृत कर दिया था। निर्वाण स्टार के साथ, जिसके 2 सबसे मजबूत विशेषज्ञ थे, निम्न आयामी जातियों का गठबंधन पहले से ही एक ऐसी ताकत थी जिसे कम करके नहीं आंका जा सकता था। 4 उच्च आयामी जातियों की तुलना में इसमें अभी भी कमी थी, लेकिन भविष्य कौन जानता है। वांग ये ने रानी जुवान का हाथ पकड़ लिया और युवानलाई शहर में टहलने लगा। युवानलाई शहर वर्तमान में रानी जुवान के नियंत्रण में था और यह प्रिमोडियल स्टार का मुख्य अराजकता क्षेत्र था। हाँ, रानी जुवान ने धीरे से सिर हिलाया। भविष्य में मानव जाति का भाग्य क्या होगा, यह कोई नहीं जानता। यह उस समय आदिम तारे के समान ही था।
दूसरे मानव शैतान युद्ध के बाद सभी ने सोचा कि वे गुमनामी में डूब जाएंगे और 7 सर्वोच्च गुटों से बाहर हो जाएंगे। किसने सोचा होगा कि आदिम तारा न केवल क्षीण नहीं हुआ, बल्कि वह कदम दर कदम ऊपर भी उठा। अब उनके पास 4 सुप्रीम थे, साथ ही उसका कनिष्ठ भाई मानव कमांडर भी था। यहाँ तक कि उन्होंने मानव गुटों के नेता बनने के लिए वध की अनंत दुनिया को भी पार कर लिया। हालांकि हम अभी भी उच्च आयामी जातियों के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम उनसे बहुत दूर नहीं हैं। भूमि क्षेत्र के संदर्भ में वांग ये ने कहा, हम शक्ति जाति और आत्मा जाति से कहीं आगे हैं। हम आकाश जाति और अंधकार जाति से भी कमतर नहीं हैं। मनुष्यों के पास 30 विशाल अराजकता क्षेत्र थे। यह आकाश जाति और अंधकार जाति के समान ही था। दुर्भाग्यवश प्राइमल कैस्टॉस की संख्या थोड़ी कम थी, लेकिन यदि शैतान जाति, दानव जाति और स्वसुधार जाति गठबंधन को जोड़ दिया जाए तो मूल जाति का भूमि क्षेत्र पहले ही आकाश जाति और अंधकार जाति से आगे निकल चुका होगा। रानी जुवान ने कहा, निम्न आयामी जातियां उच्च आयामी ब्रह्मांड की मूल निवासी हैं। हम यहाँ पैदा हुए और पले बढ़े। हमारी जीवन शक्ति और विशेषताएं यहाँ के जीवन के लिए अधिक उपयुक्त हैं। इसलिए जन्म लेने वाले जीवन की संख्या उच्च आयामी जातियों की तुलना में कहीं अधिक है। वांग ये ने सिर हिलाया। अतीत में आकाश जाति ने स्थिति पर हावी होकर गुप्त रूप से संतुलन बनाए रखा। इससे निम्न आयामी जातियों के बीच लगातार आंतरिक कलह हुआ और बहुत नुकसान हुआ। अब जब विभिन्न जातियां स्वस्थ हो रही हैं तो एक के बाद एक प्रतिभाशाली विशेषज्ञ उभरेंगे। पर्याप्त समय के साथ कम आयामी जातियां अधिक जनसंख्या होने की शर्त के तहत अधिक सुप्रीमों का उत्पादन करने में सक्षम होंगी। रानी जुवान ने चिंतित होकर कहा, मुझे बस यही डर है कि शैतान और दानव जाति हमारे प्रति नर्म रुख नहीं अपनाएगी। एड्स बाय पब फ्यूचर। शैतान जाति की कुंजी जियांग जुन है, वांग ये ने कहा। जब तक वह निर्वाण तारे पर फंसा हुआ है, शैतान जाति जल्दबाजी में काम करने की हिम्मत नहीं करेगी। राक्षस जाति और भी सरल है। वे बहुत काया और बहुत समझदार हैं। जब तक मनुष्य काफी मजबूत हैं, राक्षस जाति हार मान लेगी। रानी जुवान ने कहा, लेकिन हम अपनी सबसे मजबूत युद्ध क्षमता के मामले में कभी भी उच्च आयामी जातियों से मुकाबला नहीं कर पाएंगे। इस बारे में हम कुछ नहीं कर सकते। वांग ये ने अपना सिर उठाया। ऐसा इसलिए था क्योंकि उनकी ऊपरी सीमाएं अलग अलग थीं। आदिम ब्रह्मांडीय सागर में पैदा हुई उच्च आयामी जातियों के लिए सबसे मजबूत विशेषज्ञ स्तर ऊपरी सीमा नहीं थी, इसलिए उनकी क्षमता अधिक थी। हालांकि उच्च आयामी ब्रह्मांड में जन्मी निम्न आयामी जातियों के लिए उनके जीवन का स्रोत, स्वर्गीयताओं की समझ और जाति की क्षमता सभी उच्च आयामी ब्रह्मांड द्वारा ही सीमित थीं। देवताओं का जन्म उच्च आयामी ब्रह्मांड में नहीं हो सकता था, जहां सर्वोच्च शक्तिशाली विशेषज्ञ स्तर की ही सीमा थी। जब तक कोई उच्च आयामी ब्रह्मांड को परिष्कृत करके उस पर नियंत्रण नहीं कर लेता। वांग ये ने कहा, सर्वशक्तिमान आदिम ब्रह्मांडीय समुद्र में कोई रास्ता अवश्य होगा। ज्यादा दबाव महसूस मत करो। रानी जुवान ने वांग ये की ओर देखा। वांग ये मुस्कुराया, जब तक मैं खुद को इस हद तक विकसित कर लूं कि मैं सबसे शक्तिशाली विशेषज्ञों जितना मजबूत हो जाऊं, मैं कम से कम ये गारंटी दे सकता हूं कि मानव जाति उच्च आयामी ब्रह्मांड में टिक पाएगी। जब समय आएगा तो मुझे मूल पूर्वज की स्वीकृति मिल जाएगी। उनके समर्थन से मैं धीरे धीरे विकसित हो सकता हूं। रानी जुवान ने हल्के से सिर हिलाया, लेकिन उसकी भौहों के बीच अभी भी चिंता की झलक थी। क्या हुआ? वांग ये ने दूसरी वरिष्ठ बहन की ओर देखा। उसका व्यक्तित्व भावुक तीसरी वरिष्ठ बहन जैसा नहीं था। रानी जुवान एक पल के लिए हिचकिचाई और फिर बोली, उस समय वू तियान। वह भी चला गया और कभी वापस नहीं आया। वह तुमसे भी अधिक शक्तिशाली था। 9.2 वांग ये को मूल पूर्वज से पहले ही पता चल चुका था कि वू तियान की मृत्यु कैसे हुई थी। यह मुख्य रूप से इसलिए है क्योंकि वह बहुत आवेगी है। मनुष्यों के लिए इस स्थिति से बाहर निकलने का रास्ता वास्तव में आदिम ब्रह्मांडीय समुद्र में है, वांग ये ने कहा। हालांकि एकमात्र मार्ग आकाश जाति और डाक जाति द्वारा कड़ा पहरा है। कोई रास्ता नहीं है। उस समय वू तियान ने सोचा कि वह अपनी पहचान छिपा सकता है, लेकिन वह अंततः आकाश जाति द्वारा सावधानीपूर्वक बिछाए गए जाल में फंस गया। वह आकाश जाति के देवताओं द्वारा निशाना बनाया गया और मर गया। तो फिर आप? रानी जुवान ने वांग ये को देखा। मैं सावधान रहूंगा। वांग ये ने धीरे से दूसरी बहन को गले लगाया और उसके कोमल शरीर को महसूस किया। वू तियान और मैं अलग अलग रास्ते पर चलते हैं। मैं एकमात्र मार्ग के बजाय भविष्यवाणी करने वाले एस्ट्रोलैब से जा रहा हूं। हालांकि ऐसा कहा जाता है कि उच्च आयामी ब्रह्मांड के बाहर अभी भी आकाश जाति और अंधकार जाति का क्षेत्र है, रानी जुवान ने कहा। आत्मिक जाति मुझे स्वीकार कर रही है। इसके अलावा वांग ये ने कहा, आकाश जाति ने अपने देवताओं से संपर्क खो दिया है। वे अपना ख्याल भी नहीं रख सकते। यह कोई बड़ी समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, रानी जुवान ने सिर हिलाया। उसे अपने छोटे भाई पर पूरा भरोसा था। स्पेसिटाइम आकाश कारागार, पैतृक सितारा, 9 आपदा सितारा, उच्च आयामी जातियां। ऐसी कोई सीमा नहीं थी जिसे उसका छोटा भाई पार न कर सके।
वह निश्चित रूप से सुरक्षित लौटेगा। फिर वह मानवजाति को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। बहुरंगी रोशनी में दोनों आकृतियां एक दूसरे से सटकर एक हो गईं। एक आदर्श प्रेमी जोड़ी, अविभाज्य। एड्स बाय पब फ्यूचर। तारांकन मानवजाति का महान पुनरुत्थान। अपनी महत्वपूर्ण ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के बाद वध सम्राट ने व्यक्तिगत रूप से समय और स्थान को उलट दिया और धीरे धीरे मानव जाति के शाश्वत और अमर विशेषज्ञों को पुनर्जीवित किया। यद्यपि उन्हें निर्वाण स्टार का समर्थन प्राप्त था, लेकिन समय और स्थान को उलटने की कीमत काफ़ी अधिक थी। चाहे कोई सफल हो या न हो, किसी को पुनर्जीवित करने में उसकी इच्छाशक्ति खर्च होगी। जियांग जून ने इस तरह से खेलने की हिम्मत नहीं की। उसने बस कुछ शैतान जाति के संभावित खिलाड़ियों को फिर से जीवित कर दिया। सभी पहलुओं में मनुष्य और शैतान के बीच अंतर अपेक्षाकृत बड़ा था। जब मैं वापस लौटूंगा तो मैं कुछ ऐसे जीवन को पुनर्जीवित करने में सक्षम हो जाऊंगा जो पुनर्जन्म से नहीं गुजरे हैं। वांग ये की इच्छाशक्ति काफ़ी मजबूत थी। स्पेस टाइम के महान पथ में उसकी उपलब्धि काफ़ी अधिक थी और उसकी ऊर्जा प्रचुर थी। बात सिर्फ इतनी थी कि उसका जीवन स्तर और उसके शरीर में आंतरिक ब्रह्मांडीय स्थिति पर्याप्त अच्छी नहीं थी, इसलिए वह उच्च आयामी ब्रह्मांडीय स्थिति से संपर्क स्थापित करने में असमर्थ था। हालांकि यह अंतर बहुत बड़ा नहीं था। वह आदिम ब्रह्मांडीय समुद्र में खेती कर सकता था। उनकी हमेशा से इच्छा थी कि ब्लू प्लैनेट के अग्रदूतों को पुनर्जीवित किया जाए। उन्होंने हुआक्सिया के लिए बहुत योगदान दिया था, यहाँ तक कि अपने जीवन का भी बलिदान दिया था। जब उसके पास एक क्षमता आ गई तो उसने उन्हें पुनर्जीवित करने की कसम खाई। आदिम ब्रह्मांडीय समुद्र की यह यात्रा सौभाग्यपूर्ण मुलाकातों और साधना के बारे में होगी। वांग ये अपने लक्ष्य के बारे में बहुत स्पष्ट था। यदि वह इस स्थिति से बाहर निकलना चाहता था और आकाश को भेदना चाहता था तो उसे उच्च आयामी ब्रह्मांड को छोड़ना होगा। साथ ही वह ये भी देखना चाहता था कि आकाश और अंधकार के देवता कितने शक्तिशाली हैं। मजबूत बनो। वांग ये ने मानव विशेषज्ञों को देखा जो एक एक करके पुनर्जीवित हो रहे थे और उसने असंख्य भावनाओं को महसूस किया। किसी भी जाति के लिए ब्रह्मांडीय सबसे शक्तिशाली विशेषज्ञ का होना या न होना एक बहुत बड़ा अंतर था। मनुष्य की निचली सीमा पहले से ही बहुत ऊंची थी, हालांकि ऊपरी सीमा, इसे बनाना तो उसी पर निर्भर होगा। आदिम तारे के बाहर। वांगी ब्रह्मांड के शून्य में तैरते हुए इस परिचित अस्तित्व को देखने लगे। यह उच्च आयामी ब्रह्मांड में उनका गृहनगर था। अब यह आकाश जाति द्वारा कब्जा कर लिया गया था और उसके शिक्षक फंस गए थे। जब उसने प्रिमोडियल स्टार को देखा तो वह अपने नौसिखिए के दिनों के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं सका। अतीत उसके मन में जीवंत और ताज़ा था। वांगी की आंखें चमक उठीं और उसने अपनी मुठियां भींच लीं। इस बार उसने आकाश की दौड़ में बाधा डाली थी और अग्नि बीज के शोधन में बाधा डाली थी, और स्पेसटाइम स्टार के सबसे मजबूत विशेषज्ञों को भारी नुकसान उठाना पड़ा था। हालांकि स्काई रेस का लक्ष्य स्पष्ट था। वे आदिम तारा प्राप्त करने के लिए दृढ़ थे। वे जल्द ही अगले शोधन की व्यवस्था करेंगे। उसके पास अब ज़्यादा समय नहीं बचा था। 10,000 वर्ष। उसे इस समय सीमा के भीतर वापस लौटना था, या यूं कहें कि उसे अपने शिक्षक और यहाँ तक कि प्रिमोडियल स्टार को बचाने का रास्ता खोजना था। प्रिमोडियल स्टार को अस्थायी रूप से आकाश जाति को दिया जा सकता था, लेकिन वह अपने शिक्षक को मरने नहीं दे सकता था। मेरा इंतज़ार करो गुरुजी, वांग ये ने धीरे से कहा और फिर गायब हो गया। कुछ समय बाद एम्पायर पर पढ़ना जारी रखें। स्वूश, एक 12 पंखों वाली आकृति प्रकट हुई। उसकी आंखें चमकीली थीं। पवित्र प्रकाश ने उसे चारों ओर से घेर लिया था और वह इतनी सुंदर थी कि किसी का भी दिल कांप उठता था। वांगये, तियान युमो ने वांगये के जाने की दिशा में देखा। उसकी खूबसूरत आंखें चमक रही थीं। क्या तुम भी आदिम ब्रह्मांडीय समुद्र में जाना चाहते हो? मूल उद्यान। मूल सितारे का सर्वशक्तिमान अमर जड़ी बूटियां और आध्यात्मिक पौधे रोप रहा था जब वह अचानक कांप उठा और जल्दी से फल को अपने हाथ में छिपा लिया। मूल द्वार खुला और एक परिचित आकृति प्रकट हुई। बहुत दिनों बाद मिले भाई ट्री, आप कैसे हैं? वांगये ने प्रसन्नतापूर्वक कहा। एट नोवेलबन एट। जब तक मैं तुम्हें नहीं देख लेता तब तक मैं ठीक हूँ। मूल सितारे के सर्वशक्तिमान ने अपने दिल में जवाब दिया और विनम्रता से कहा, छोटे दोस्त तुम कैसे हो? वांगये ने आह भरी। मुझे अभी अभी स्काई ने पीछा किया था। मैं बुरी तरह से घायल हूँ। तुम्हें कहाँ चोट लगी है? ओरिजिन स्टार के सर्वशक्तिमान ने असमंजस में उसकी ओर देखा। मेरा दिल। वांगये ने आह भरी। आकाश जाति के पास दिव्य पुत्र और देवियां हैं। अंधकार जाति के पास हैद सम्राट है। शक्ति जाति के पास उसका नेता है। आत्मा जाति के पास आध्यात्मिक महारानी है। हम मनुष्यों के पास कुछ भी नहीं है। हमारे पीछे कुछ भी नहीं है। क्या आपको ये दुखद नहीं लगता? ओरिजिन स्टार के सर्वशक्तिमान, बस मुझे बताओ कि तुम क्या चाहते हो। वांगये मुस्कुराया। मैं आदिम ब्रह्मांडीय समुद्र के लिए रवाना होने की तैयारी कर रहा हूँ। भाई पेड़, कृपया मुझे कुछ पैसे दे दो।
मूल सितारे के सर्वशक्तिमान के चेहरे पर एक भाव था जो ये दर्शाता था कि उसे इसकी उम्मीद थी। उसने एक भंडारण अंगूठी निकाली। ये लो, मूल पूर्वज ने इसे तुम्हारे लिए तैयार किया है। ओह, मूल पूर्वज के पास क्या निर्देश हैं? वांग ये ने आश्चर्य से पूछा। जीवित वापस आओ, मूल सितारे के सर्वशक्तिमान ने धीरे से कहा। हाँ सर, वांग ये ने अपनी भंडारण अंगूठी रख दी और मूल स्टार के सर्वशक्तिमान को देखकर मुस्कुराया। उनकी आंखें मिली और माहौल ठंडा हो गया। ओरिजिन स्टार के सर्वशक्तिमान मुंह के कोने थोड़े से हिले। फिर उसने कैश फ्रूट निकाला जिसे उसने अभी अभी छिपाया था। यह मेरी प्रशंसा का एक छोटा सा प्रतीक है। इसे ले लो, सुरक्षित यात्रा करो। धन्यवाद भाई पेड़। वांग ये ने मुस्कुराते हुए इसे स्वीकार कर लिया। उसने पास के मूल जाति के मंदिर को प्रणाम किया और चला गया। ये छोटा सा लड़का, ओरिजिन स्टार के सर्वशक्तिमान ईश्वर, अपनी हंसी रोक नहीं सके। वह थोड़ा लालची था लेकिन उसकी क्षमता सचमुच अद्भुत थी। इतने कम समय में ओरिजिन जाति को एकजुट करने और निर्वाण स्टार पर पैर जमाने में सक्षम होने के लिए, यहाँ तक कि मास्टर भी उनकी प्रशंसा से भरे थे। अन्यथा वह उसके लिए इतना बड़ा उपहार तैयार नहीं करता। जीवित वापस आ जाओ छोटे दोस्त, मूल स्टार के सर्वशक्तिमान ने धीरे से कहा। ये ने सभी को अलविदा कहा, हालांकि सभी केवल उनकी करीबी गर्लफ्रेंड तक ही सीमित थे। केवल 2 मानव नेता, ऋषि सम्राट और वध सम्राट, ही यह जानते थे कि वह आदिम ब्रह्मांडीय समुद्र की ओर जा रहा था। यहाँ तक कि जो लोग उसके साथ अच्छे संबंध रखते थे, जैसे मार्शल सेन, सुप्रीम होप और वेनेरेट बर्निंग स्काई, वे भी केवल इतना जानते थे कि वह कुछ समय के लिए एकांत में रहेगा। चिंता मत करो, मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगा, वांग ये ने अपनी वरिष्ठ बहनों से कहा। यह एक युग से ज्यादा नहीं होगा। जब समय आएगा मैं टीचर को बिना किसी नुकसान के वापस ले आऊंगा। और मैं, पीछे से कृपाण राजा प्राचीन की आवाज सुनाई दी। उसकी आंखें निर्विवाद दृढ़ संकल्प से भरी थीं। वांग यी के सिर के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह उभर आया। एट नोवेलबन एट। वह अपने शिक्षक को बचाना चाहता था, लेकिन इसका प्राचीन काल से क्या संबंध था? मुझे सुप्रीम किंग याओ के फंसने और प्रिमोडियल स्टार के आकाश जाति के हाथों में पड़ने के संबंध में एक बड़ी जिम्मेदारी उठानी है, सेबर किंग एंशिएंट ने कहा। इसके अलावा वेनेरेट प्राइमवल के नेतृत्व में प्रिमोडियल स्टार विशेषज्ञ भी अभी भी फंसे हुए हैं। वांग ये ने सिर हिलाया। वह कृपाण राजा प्राचीन के दृढ़ विश्वास को महसूस कर सकता था। हालांकि वह ज्यादा नहीं बोलता था, लेकिन वह गर्मजोशी से भरा और ईमानदार था। फ्लेम के वंश में सभी लोग एक जैसे थे। तलवार अमर बाइलुओ। मैं जा रहा हूँ। वांग ये रानी जुवान और स्टारविश मास्टर के बीच चला गया और धीरे से उन्हें गले लगा लिया। स्टारविश मास्टर ने उसकी ओर घूरकर देखा, लेकिन चून की बिछड़ना निकट था, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा। बहुत ज्यादा दबाव महसूस मत करो। अगर तुम्हें कोई रास्ता नहीं मिल रहा है तो तुम वापस आ सकते हो, रानी जुवान ने कहा। हम मिलकर टीचर को बचाने का कोई रास्ता सोचेंगे। हाँ, वांग ये मुस्कुराया और सिर हिलाया। मैं प्राइमोडियल स्टार को तुम्हारे लिए छोड़ दूंगा, दूसरी वरिष्ठ बहन। ठीक है, मैं व्हाइट नाइट सिटी, डार्क नाइट सिटी और चीफ्टेन स्टार सिटी को आपके लिए छोड़ दूंगी, थर्ड सीनियर सिस्टर। हाँ, मैं अपना क्षेत्र और शिष्यत्व आपके लिए छोड़ दूंगी, चौथी वरिष्ठ बहन। इसे मेरे ऊपर छोड़ दो। अपना ख्याल रखना, छोटी जूनियर बहन। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। परिचित घर से निकलते हुए वांग ये ने गर्म और सौम्य चेहरों को देखा और उनसे अलग होने का साहस नहीं कर सका। यदि उसे मजबूर न किया जाता तो वह जाना नहीं चाहता। क्या उनके शरीर पर्याप्त कोमल या सुगंधित नहीं थे? इसमें कोई मदद नहीं की जा सकती थी। यदि वह उच्च आयामी ब्रह्मांड में ही रहे तो यद्यपि वह एक ही स्थान पर अटके नहीं रहेंगे, फिर भी आगे बढ़ने वाला प्रत्येक कदम बहुत कठिन होगा। सेना स्थिर थी, इसलिए वह अशांत जल में मछली नहीं पकड़ सकता था और बड़ी संख्या में विकास बिंदु प्राप्त नहीं कर सकता था। स्काई रेस पहले से ही उस पर कड़ी नजर रख रही थी, विशेष रूप से उस शापित महिला तियान युमो, जो उसके प्रति बेहद आसक्त थी। यदि वह पर्याप्त मजबूत न हो तो शायद 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सकेगा। दुर्भाग्य से स्काई रेस पहले ही एक कदम बहुत देर से आ चुकी थी। अगर उन्होंने शुरू से ही उस पर अपनी नज़र रखी होती तो वे उच्च आयामी जातियों के बीच युद्ध और निम्न आयामी जातियों के बीच युद्ध दोनों जीतने में सक्षम हो सकते थे। अंततः उसे अपने गुरु को बचाना था, मानवता को ऊपर उठाना था, आकाश को भेदना था। केवल आदिम ब्रह्मांडीय समुद्र में ही उसे बाहर निकलने का रास्ता मिल सकता था। प्राकृतिक सितारा। जब वांग ये और कृपाण राजा प्राचीन पहुंचे तो लिंग शू पहले से ही तैयार था। वांग ये ने सेबर किंग एंशिएंट को देखा जब उसने देखा कि वह कितनी आसानी से सुप्रीम लेवल तक पहुंच गई। सेबर किंग एंशिएंट ने उसकी नज़रें चुरा लीं। मुझे लिंग शू की देखभाल करने के लिए तुम्हें परेशान करना पड़ेगा, आध्यात्मिक महारानी ने वांग ये से कहा। यह सिर्फ सुविधा का मामला है। वांग ये मुस्कुराया। इसके अलावा मैं आदिम ब्रह्मांडीय समुद्र के लोगों और जगहों से परिचित नहीं हूँ। मुझे मदद के लिए किसी परिचित व्यक्ति की ज़रूरत है।
आध्यात्मिक महारानी ने मुस्कुराते हुए कहा, लिंग शू बचपन से ही मेरा अनुसरण कर रही है। वह आदिम ब्रह्मांडीय सागर से अच्छी तरह परिचित है। वह आपकी कुछ चीज़ों में मदद कर सकती है। वांग ये ने लिंग शू की ओर देखा। उनमें एक महिला स्पिरिट जाति की सदस्य की अद्वितीय आध्यात्मिकता थी और वह छोटी और नाजुक थी। खैर, उसके बारे में सब कुछ छोटा था। वह लिंग शू से कई बार लड़ चुका था और उसके प्रति उसकी गहरी धारणा थी। उसकी वर्तमान क्षमताएं अभी भी आध्यात्मिक साम्राज्य से तुलना योग्य नहीं थीं। लिंग शू ने जटिल भाव से देखा। आत्मा जाति और मानव जाति साथी बनने से पहले दुश्मन थे और वह और वांग यी भी साथी बनने से पहले दुश्मन थे। मूल रूप से उसे वांग ये के खिलाफ शिकायत थी, लेकिन उच्च आयामी जातियों के बीच युद्ध और कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने के बाद उसने उसके बारे में अपना दृष्टिकोण बदल दिया। वांग ये बहुत शक्तिशाली था। अतीत में उसके खिलाफ उसकी हार कोई अन्याय नहीं थी। फिर भी, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, आध्यात्मिक महारानी के सामने उसकी कोई सामर्थ्य नहीं थी। हुम्फ, वांग ये ने कहा, मुझे आपको आकाश जाति और अंधकार जाति की गतिविधियों पर अधिक ध्यान देने के लिए परेशान करना होगा। ठीक है, आध्यात्मिक महारानी ने सिर हिलाया। मुझे विश्वास है कि लिंग शू जब आत्मा शुभ मंडप में वापस आएगी तो वह बड़ों को और अधिक सेना भेजने के लिए राजी कर पाएगी। शक्ति जाति और निम्न आयामी जातियों के जुड़ने से हम निश्चित रूप से उच्च आयामी ब्रह्मांड में कुछ करने में सक्षम होंगे। ठीक है, वांग ये जानता था कि आध्यात्मिक महारानी महत्वाकांक्षी थी। जाहिर है, नेचुरल स्टार उसे संतुष्ट करने के लिए पर्याप्त नहीं था। वह सोच रहा था कि भविष्य में आत्मा जाति के साथ उसका रिश्ता कैसा होगा। मित्र या शत्रु... सटीक स्थिति। सुदूर आयाम में एक ऊर्जा लंगर बिंदु प्रकट हुआ और वह स्थिर रूप से जुड़ गया। भविष्यवाणी करने वाला यंत्र तुरंत ही जुड़ गया और एक आयामी मार्ग खुल गया। वांग ये ने बढ़त बनाई। उसके बाद सेबर किंग एंशिएंट और लिंग शू का स्थान रहा। ऐसा प्रतीत होता है कि अंतहीन समय और अंतरिक्ष की यात्रा करने के कारण निर्वाण तारे और उच्च आयामी ब्रह्मांड के प्रति वांग ये की संवेदनाएं धीरे धीरे कमजोर हो गईं। इसके तुरंत बाद दूरी पर प्रकाश का एक छोटा सा बिंदु दिखाई दिया और धीरे धीरे बड़ा होता गया। अगले ही क्षण वूश, वांग ये आयामी मार्ग से बाहर आया और एक असीम शून्य में प्रकट हुआ। ऐसा महसूस कर रहा था जैसे वह अंतहीन पुनर्जन्म से गुजरा हो। साम्राज्य से नए रोमांच का आनंद लें। वह आदिम ब्रह्मांडीय समुद्र पर पहुंच गया था। दूरी पर विशाल और असीम उच्च आयामी ब्रह्मांड था, उसका गृहनगर। वह निर्वाण तारे के अस्तित्व को हल्का सा महसूस कर सकता था, लेकिन ऊर्जा संचरण बहुत कमजोर था। घरेलू मैदान का कोई फायदा नहीं है। वांग ये ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए दूर तक देखा। एक लंबी नदी जो 8 पंजे वाले ड्रैगन की तरह दिखती थी, सभी दिशाओं में फैली हुई थी। इसकी अनगिनत शाखाएं थीं और इसमें चौंकाने वाली ऊर्जा थी। आसपास का क्षेत्र अंतहीन अराजकता ऊर्जा से भरा हुआ था, जो आदि अराजकता तारों के घनत्व से कहीं अधिक था। यह एक ऐसी विशाल दुनिया थी जो अराजकता में डूबी हुई थी, जिसमें अंतहीन रहस्य समाये हुए थे। इसमें बेहद जटिल स्वर्गीय दाव चौराहे और कई कानून थे जिन्हें वह समझ नहीं पा रहा था। एक निराकार और शक्तिशाली शक्ति ने अंतरिक्ष के हर इंच को ढक लिया। अराजकता का मार्ग, ये शब्द वांग ये के दिमाग में आए। शक्ति जाति और आत्मा जाति के दो सहयोगियों के साथ उसे आदिम ब्रह्मांडीय सागर की अच्छी समझ थी और उसने बहुत पहले ही आम भाषा सीख ली थी। अराजकता के मार्ग में आदिम ब्रह्मांडीय सागर के सभी मार्ग समाहित थे, जिसमें उच्च आयामी स्वर्गीय पद भी शामिल हैं। अचानक बैंग बैंग बैंग, वांग ये की दिल की धड़कन अचानक तेज हो गई। उसके तारे के केंद्र में जैड नक्काशी वाली प्रकाश गेंद ने एक चमकदार रोशनी उत्सर्जित की। ऊपर का नंबर तेजी से बदल गया और नंबर 2 पर रुक गया। वूश, चारों ओर बैंगनी लाल फूलों का समुद्र था और आसमान भी बैंगनी रंग में रंगा हुआ था। यह एक अतुलनीय सुंदर दृश्य था। लेकिन अचानक नाजुक और सुगंधित फूल घिनौने और डरावने हो गए। उन्होंने अपने छोटे छोटे दांत दिखाए और चबाना और काटना शुरू कर दिया। दर्द, भयंकर दर्द। वांग यी की आंखें चौड़ी हो गईं जब उसने देखा कि उसका दिव्य शरीर कुतर रहा है। उसकी ऊर्जा तेजी से खत्म हो रही थी और उसकी इच्छाशक्ति धीरे धीरे नष्ट हो रही थी। भाड़ में जाओ। नहीं, यह उसका दिव्य शरीर नहीं था बल्कि वो तियान का था। वांग यी की आंखें चौड़ी हो गईं जब उसने अत्यंत शक्तिशाली ऊर्जा आभा वाले 2 आकृतियों को हवा में तैरते देखा। वे भावशून्य होकर वो तियान की ओर देखने लगे, मानो वे किसी चींटी को देख रहे हों। एट नोवेलबन एट, एक पुरुष और एक स्त्री। उनका स्वरूप शैतानी था तथा उनके पंख तलवार जैसे शुद्ध सुनहरे थे। यह आकाश दौड़ नहीं थी, हालांकि यह अराजकता देवताओं की आभा थी जो सबसे मजबूत विशेषज्ञों को पार कर गई थी। पापा, उनकी चेतना धीरे धीरे लुप्त हो गई। वांग ये का दिल अभी भी जोर से धड़क रहा था। अंतहीन दूरी में ऐसा लग रहा था जैसे कोई इच्छाशक्ति पुकार रही हो। क्या यहीं पर वो तियान की मृत्यु हुई थी, या क्या उसने उसके लिए कुछ छोड़ा है? ये सही नहीं है। वो तियान को अराजकता देवताओं ने मार डाला था।
भले ही उसके पास कोई खजाना था, वे बहुत पहले ही छीन लिए गए होंगे। वांग ये की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई। एड्स बाय पब फ्यूचर, क्या यह अराजकता देवताओं का स्थान हो सकता है? उसके विचार अस्तव्यस्त थे। वांग ये ने भौहें सिकुड़ी। उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि आदिम ब्रह्मांडीय समुद्र में प्रवेश करते ही इतना बड़ा परिवर्तन घटित हो जाएगा। स्वूश स्वूश, कृपान राजा प्राचीन और लिंग शू एक के बाद एक प्रकट हुए। उन दोनों के हाव भाव अलग अलग थे। कृपान राजा प्राचीन की आंखें चमक उठी जब उसने चारों ओर देखा। यह आदिम ब्रह्मांडीय समुद्र में उसका पहला अनुभव था। इस दुनिया को देखकर, जो उच्च आयामी ब्रह्मांडीय से पूरी तरह से अलग थी, वह बेहद हैरान था। इसके विपरीत लिंग शू बहुत शांत थी, मानो वह पहले से ही इसकी आदी हो चुकी थी। क्या कोई हमारा स्वागत करने नहीं आ रहा है? काफी देर बाद कृपान राजा प्राचीन को होश आया। उच्च आयामी ब्रह्मांडीय और एक अजीब आध्यात्मिक मंत्र भव्य सरणी के अलावा वहां और कुछ नहीं था। शून्य अराजकता ऊर्जा से घिरा हुआ था। यहाँ, भले ही उसने साधना करने की पहल न की हो, वह आसानी से अराजकता ऊर्जा को अवशोषित कर सकता था और अपनी ताकत बढ़ा सकता था। हम आध्यात्मिक महारानी या सम्राट रूई नहीं हैं। आत्मा जाति के विशेषज्ञ स्वाभाविक रूप से यहाँ तक नहीं आएंगे। हालांकि वे महान आनंद दिव्य क्षेत्र के बाहर हमारा स्वागत करेंगे, लिंग शू ने कहा। क्यों न सीधे महान परमानंद दिव्य क्षेत्र में टेलीपोर्ट हो जाएं? सेबर राजा प्राचीन समझ गया। वांग ये ने कहा, भविष्य बताने वाले एस्ट्रोलैब की टेलीपोर्टेशन दूरी इतनी लंबी नहीं है। यह मुश्किल से एकमात्र मार्ग को पार कर सकता है और उच्च आयामी ब्रह्मांड से बाहर निकल सकता है। कृपान राजा प्राचीन ने सिर हिलाया। वांग ये ने लिंग शू की ओर देखा। आकाश और डाक जाति के रक्षक कहाँ हैं? हम पहले ही रक्षा की पहली पंक्ति पार कर चुके हैं। लिंग शू ने अराजकता की एक लंबी, घुमावदार नदी की ओर इशारा किया। ये सभी दिशाओं में फैली हुई थी, जिसका कोई अंत नजर नहीं आ रहा था। यह एकमात्र मार्ग, महान आनंद धारा का मुख्य भाग है। आकाश जाति और डाक जाति की रक्षा की पहली पंक्ति एकमात्र मार्ग के बाहर है। कोई भी प्रवेश या निकास नहीं कर सकता है। उन्होंने इसे इतनी आसानी से पारित कर दिया। वांग ये ने आह भरी। उस समय वुतियान को परी जियांगशिन के साथ एकमात्र मार्ग से निकलने और आकाश जाति से पीछा छुड़ाने में बहुत प्रयास करना पड़ा था। रक्षा की दूसरी पंक्ति कहाँ है? वांग ये ने पूछा। उच्च आयामी ब्रह्मांड का अव्यवस्थित स्पेस टाइम द्वार। स्वर्ण पंख वाली दिव्य जाति के देवताओं ने, जिनका आकाश जाति ने साथ दिया है, उन्हें सुरक्षा स्थापित करने और नाकाबंदी को नियंत्रित करने में मदद की, लिंग शू ने कहा। एड्स बाय पब फ्यूचर, अराजक स्पेस टाइम गेट अराजकता के मार्ग पर आधारित था, जिसमें सच्चे देवताओं की शक्ति निहित थी। हम इसे कैसे पारित करेंगे? वांग ये ने पूछा। ये सरल है। हम जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते से वापस जाएंगे। अव्यवस्थित स्पेस टाइम गेट महान आनंद धारा को रोक नहीं सकता, जो आदिम अराजकता द्वारा निर्मित है, लिंग शू ने कहा। यह अंतहीन समय में नष्ट हो गया है। एक खामी पहले ही सामने आ चुकी है। वांग ये ने सिर हिलाया। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि शक्ति जाति और आत्मा जाति अपनी इच्छानुसार आ और जा सकती थी। क्या स्काई रेस को नहीं पता? उन्होंने इसे ठीक क्यों नहीं किया? वांग ये ने पूछा। केवल स्वर्ण पंख वाली दिव्य जाति के देवता ही इसे ठीक कर सकते हैं, जिन्होंने उन्हें अव्यवस्थित स्पेस टाइम गेट बनाने में मदद की थी, लिंग शू ने कहा। लेकिन स्वर्ण पंख वाली दिव्य जाति अब खुद की रक्षा भी नहीं कर सकती। उनके पास ऐसे तुच्छ मामलों की परवाह करने का समय नहीं है। क्या वे आकाश जाति के देवता नहीं हैं? वे स्वर्ण पंख वाली दिव्य जाति के देवता कैसे बन गए? कृपान राजा प्राचीन को समझ में नहीं आया। आकाश जाति के पास देवता कैसे हो सकते हैं? लिंग शू ने व्यंग्य किया। वे केवल स्वर्ण पंख वाली दिव्य जाति के जागीरदार हैं, यही कारण है कि उन्हें उनकी वर्तमान स्थिति प्राप्त है। कम से कम डाक रेस रक्तरेखा की एक शाखा है। आकाश जाति, हाँ, वे केवल घृणित डाकुओं का एक समूह हैं। वांग ये बहुत शांत था। वह बहुत पहले ही आकाश की दौड़ को समझ चुका था और मंदिर भी जा चुका था। यद्यपि स्वर्ण पंख वाली दिव्य जाति और आकाश जाति दोनों के पास पंख थे और वे पक्षी मानव थे, फिर भी उनमें अंतर बहुत बड़ा था। पंखों के संदर्भ में आकाश जाति के पंख मुख्य रूप से समय और स्थान को नियंत्रित करने के लिए थे। इसके विपरीत स्वर्ण पंख वाली दिव्य जाति के पंख अविनाशी थे। वे आदिम ब्रह्मांडीय समुद्र में विभिन्न धातुओं के साथ मिलकर अव्यवस्थित सुनहरे पंखों का अनूठा मार्ग बनाते थे। शरीर के आकार की दृष्टि से स्वर्ण पंख वाली दिव्य जाति आकाश जाति से कहीं अधिक शक्तिशाली थी तथा उनका रक्त स्तर भी अधिक ऊंचा था। इस दौड़ में न केवल अराजकता के देवता थे, बल्कि कॉस्मिक सागर के सच्चे देवता भी थे। साम्राज्य में छिपी हुई सामग्री खोजें। वे बड़े लोग थे जो दिव्य क्षेत्रों पर नियंत्रण कर सकते थे और वास्तव में आदिम ब्रह्मांडीय सागर के एक हिस्से को नियंत्रित कर सकते थे। क्या महान आनंद दिव्य क्षेत्र स्वर्ण पंख वाली दिव्य जाति द्वारा नियंत्रित नहीं है? क्या हम इस तरह से आगे बढ़ेंगे तो ठीक रहेगा? वांग ये ने पूछा। लिंग शू ने कहा, हालांकि स्वर्ण पंख वाली दिव्य जाति दिव्य जातियों में सबसे नीचे है, फिर भी वे एक दिव्य जाति हैं।
वे 33 दिव्य क्षेत्रों और अनगिनत उच्च आयामी ब्रह्मांडों को नियंत्रित करते हैं। वे आकाश जाति के समान स्तर पर बिल्कुल भी नहीं हैं। उनके बीच अभी भी अराजकता जातियां हैं। वांग ये ने सिर हिलाया। आदिम ब्रह्मांडीय सागर की जातियों को मजबूत से कमजोर तक 5 स्तरों में विभाजित किया गया था। आदिम जातियां, दैवीय जातियां, अराजकता जातियां, उच्च आयामी जातियां और निम्न आयामी जातियां। वह मोटे तौर पर समझ गया कि उसका क्या मतलब था। स्वर्ण पंख वाली दिव्य जाति ने उनके बारे में कुछ भी नहीं सोचा। वांग को अचानक याद आया कि उसने ज़ेड नक्काशी प्रकाश गेंद के साथ क्या देखा था। एड्स बाय पब फ्यूचर। स्वर्ण पंख वाली दिव्य जाति के 2 देवताओं ने वू तियान को मार डाला। कितना बढ़िया लाइनअप। ये सही नहीं है। वांग को लगा कि कुछ गड़बड़ है। लिंग शू के अनुसार स्वर्ण पंख वाली दिव्य जाति कभी भी ऐसी तुच्छ बातों के बारे में नहीं पूछती। उन्होंने वू तियान को क्यों मारा? इसके अलावा 2 अराजकता देवता एक साथ आ गए थे। क्या ये लाइनअप थोड़ा ज़्यादा बड़ा नहीं था? वू तियान संभवतः इतना मूर्ख नहीं हो सकता था कि वह स्वर्ण पंख वाली दिव्य जाति को भड़का दे, है ना? क्या हुआ? लिंग शू ने अपनी खूबसूरत आंखों से वांग को देखा। कुछ नहीं, जारी रखो। अव्यवस्थित स्पेस टाइम गेट को पार करने के बाद और क्या खतरे हैं? वांग ने पूछा। कुछ छिपे हुए प्रहरी होंगे। हालांकि यात्रा काफ़ी दूर है, लेकिन अगर हम सावधान रहें तो यह कोई समस्या नहीं होगी। चूंकि आध्यात्मिक महारानी ने मुझे ये कार्य सौंपा है, इसलिए मैं स्वाभाविक रूप से आपको सुरक्षित तरीके से भेज दूंगा, लिंग शू ने कहा। क्या हम महान आनंद दिव्य क्षेत्र में नहीं जा रहे हैं? कृपान राजा प्राचीन ने पूछा। लिंग शू ने कहा, ग्रेट ब्लिस डिवाइन डोमेन में प्रवेश करने से पहले आपको अपनी जाति की पहचान दर्ज करनी होगी। यदि आप अपनी पहचान उजागर नहीं करना चाहते हैं तो प्रवेश न करना ही सबसे अच्छा है। हालांकि गोल्डन विंग डिवाइन रेस को इसकी परवाह नहीं है, लेकिन एक बार आपकी पहचान दर्ज हो जाने के बाद स्काई रेस और डार्क रेस को ज़रूर पता चल जाएगा। तो फिर हम कहाँ जा रहे हैं? कृपान राजा प्राचीन ने फिर पूछा। लिंग शू ने कहा, बाहर मेरा इंतज़ार करो। आध्यात्मिक महारानी द्वारा सौंपे गए कामों को पूरा करने के बाद मैं तुम्हें स्वर्ण पंख वाली दिव्य जाति के दिव्य क्षेत्र से बाहर ले आऊँगा। पूर्वी आदिम क्षेत्र हजारों दिव्य क्षेत्रों से भरा हुआ है। ऐसी कई जगहें हैं जहां हम जा सकते हैं। ठीक है, वांग ने कहा। बस हमें महान आनंद दिव्य क्षेत्र में ले चलो। हम खुद ही अन्य स्थानों पर चले जाएंगे। आदिम ब्रह्मांडीय सागर में प्रवेश करने से पहले वह अपने अगले पड़ाव के बारे में निश्चित नहीं था, लेकिन अब उसके सामने एक स्पष्ट लक्ष्य था। वह उस ओर जाएगा जहां नंबर 2 वू तियान ने इशारा किया था। वह देखना चाहता था कि वहां क्या है। नहीं, लिंग शू ने तुरंत अपना सिर हिलाया। ये वह मिशन है जो आध्यात्मिक महारानी ने मुझे दिया था। पूर्वी आदिम क्षेत्र में दिव्य राजा डोंगइन की अचानक मृत्यु के बाद से विभिन्न प्रमुख दिव्य क्षेत्र अराजकता और अंतहीन युद्धों में हैं। यदि आप अकेले चलते हैं तो आप आसानी से खतरे में पड़ जाएंगे। दिव्य राजा डोंगइन की अचानक मृत्यु हो गई। कृपान राजा प्राचीन स्तब्ध रह गया। वह एक अराजकता देवता था जिसकी शक्ति ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली विशेषज्ञों से भी कहीं अधिक थी। उन्होंने 100 से अधिक ब्रह्मांडीय सागर सच्चे देवताओं को नियंत्रित किया और एक पारलौकिक अस्तित्व था जो आदिम ब्रह्मांडीय सागर के शिखर पर खड़ा था। वह भी मर जाएगा। हाँ, अन्यथा हमारे पास मौका कैसे होगा? पूर्व आदिम क्षेत्र में अराजकता के बाद से स्वर्ण पंख वाली दिव्य जाति लगातार युद्ध में रही है। नतीजतन आकाश जाति भी बंधी हुई है। इसलिए हम स्थिति का लाभ उठा सकते हैं और उच्च आयामी ब्रह्मांडीय पर पलटवार कर सकते हैं, लिंग शू ने कहा। कृपान राजा प्राचीन समझ गया। लिंग शू ने आगे कहा, वर्तमान में पूर्व आदिम क्षेत्र के सभी सच्चे देवता दिव्य राजा डोंगइन की लाश की खोज कर रहे हैं। मुख्य लक्ष्य पूर्व आदिम क्षेत्र का मूल डोंगक्सी दिव्य मोती है। यदि कोई इसे पा सकता है और इसके साथ विलय कर सकता है तो न केवल वह दिव्य राजा बनने के लिए आगे बढ़ सकता है, बल्कि आदिम कानूनों को भी नियंत्रित कर सकता है और पूर्व आदिम क्षेत्र पर शासन कर सकता है। डोंशी दिव्य मोती, दिव्य राजा। वांग ने आह भरी। काश उसे ऐसा अवसर मिलता। तीनों अव्यवस्थित स्पेस टाइम गेट की ओर बढ़े, जो आकाश जाति द्वारा स्थापित रक्षा की दूसरी पंक्ति थी। अव्यवस्थित स्पेस टाइम गेट ने उच्च आयामी ब्रह्मांडीय विशेषज्ञों को प्रतिबंधित नहीं किया, बल्कि आदिम ब्रह्मांडीय सागर में जातियों, विशेष रूप से शक्ति जाति और आत्मा जाति को प्रतिबंधित किया। वांग ने भविष्यवाणी करने वाले यंत्र का उपयोग नहीं किया। उच्च आयामी ब्रह्मांडीय से लेकर अव्यवस्थित स्पेस टाइम द्वार तक हर जगह छिपे हुए प्रहरी मौजूद थे। एक बार आयामी मार्ग का निर्माण हो जाने पर यह बहुत संभव था कि उसके ठिकाने का पता चल जाए। इसका इससे कोई लेना देना नहीं था कि वह अभी तक स्पेस टाइम के दिव्य पथ को नहीं समझ पाया था और सटीक स्थान स्थापित करने में असमर्थ था। एक आदिम अराजकता सितारा, सेबर राजा प्राचीन की आंखें चमक उठी जब उसने दूर तक देखा। लिंग शू ने इसे देखा। ये वह नहीं है। प्राइमल कैस सितारे बहुत बड़े हैं। ये डार्क रेस के सबसे मजबूत विशेषज्ञों में से एक का आंतरिक ब्रह्मांड है। हम आंतरिक ब्रह्मांड बाहर क्यों है? कृपान राजा प्राचीन हैरान था।
जब आप सबसे मजबूत विशेषज्ञ बन जाएंगे तब आपको पता चलेगा, लिंग शू ने कहा। 10वें आयाम के बाद यदि आप अपने आंतरिक ब्रह्मांड को बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपको बहुत अधिक मात्रा में अराजक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। अपने आप साधना करके इतनी अधिक मात्रा में ऊर्जा एकत्र करना असंभव है। उस बिंदु पर आप या तो इसे बाहर छोड़ सकते हैं और सीधे ऊर्जा को अवशोषित कर सकते हैं, या आप इसे प्राइमल कैश स्टार के साथ जोड़ सकते हैं। अपने आप पर साधना करने के लिए जब तक कि आपके पास कोई विशेष प्रतिभा या मुठभेड़ न हो, आपको जन्मजात अराजकता के क्षेत्र में जाना होगा। तो क्या मैं अब अपने आंतरिक ब्रह्मांड को बाहर निकाल सकता हूँ? कृपान राजा प्राचीन को तुरंत समझ में आ गया। नहीं, 10वें आयाम से नीचे के आंतरिक ब्रह्मांड को अभी आकार लेना बाकी है, लिंग शू ने कहा। इसे आदिम ब्रह्मांडीय समुद्र द्वारा आसानी से आत्मसात कर लिया जाएगा या विशेषज्ञों द्वारा निगल लिया जाएगा। जोखिम बहुत बड़ा है, वांग ये ने कहा। यदि कोई दिव्य वस्तु इसकी रक्षा कर रही है तो ऐसा किया जा सकता है। इस तरह आंतरिक ब्रह्मांड की विकास गति को तेजी से बढ़ाया जा सकता है। बेशक सबसे तेज तरीका अभी भी प्राइमल कैश स्टार को परिष्कृत करना था। अभी भले ही उसका आंतरिक ब्रह्मांड पहले से ही बहुत विशाल और मजबूत था, फिर भी विकास की गति बहुत चौंकाने वाली थी। वर्तमान में ये पहले से ही तीसरे आयाम की ओर बढ़ रहा था। बेशक इस पद्धति की कई सीमाएं थीं। कृपान राजा प्राचीन ने कुछ देर सोचा और फिर पूछा, क्या डार्क रेस का सबसे मजबूत विशेषज्ञ अपने आंतरिक ब्रह्मांड को इस तरह बाहर छोड़ने से खतरे से नहीं डरता? अराजक स्पेसटाइम गेट बंद है, लिंग शू ने कहा। ये स्काई रेस और डार्क रेस का क्षेत्र है, इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अराजक स्पेसटाइम गेट से बाहर निकलने के बाद केवल दिव्य वस्तु की सुरक्षा वाले या महान पृष्ठभूमि वाले सबसे मजबूत विशेषज्ञ ही ऐसा कर सकते हैं, जैसा कि वांग ये ने कहा। वांग ये ने मुस्कुराते हुए कहा, आमतौर पर महान पृष्ठभूमि वाले ब्रह्मांडीय सबसे मजबूत विशेषज्ञों के पास उच्च आयामी ब्रह्मांडीय क्षेत्र होते हैं, जहां वे अकेले खेती कर सकते हैं या जन्मजात अराजकता क्षेत्रों में पवित्र भूमि की खेती कर सकते हैं। जो थोड़े कमतर होते हैं वे अपने आंतरिक ब्रह्मांड को रखने के लिए स्वतंत्र अराजकता सितारे खरीदेंगे। एक दिव्य वस्तु की सुरक्षा वास्तव में सबसे कम अनुकूल विकल्प है। लिंग शू ने मुंह बनाया। हालांकि वांग ही कभी आदिम ब्रह्मांडीय सागर में नहीं गया था, उसने बहुत सारा होमवर्क किया था और उसका ज्ञान उससे कम नहीं था। उसके नेतृत्व के बिना भी वह संभवतः पानी में मछली की तरह होगा। ऐसा कहा जा रहा है कि अराजक स्पेसटाइम गेट को पार करने के लिए उसे अभी भी उस पर निर्भर रहना पड़ा। ये सोचकर लिंग शू को थोड़ा और आत्मविश्वास महसूस हुआ। एट नोवेलबन एट लिंग शू, आने में कितना समय लगेगा? वांग ये ने पूछा। लिंग शू ने कहा, यदि हम शीघ्रता करें तो इसमें कुछ दशक लग जाएंगे। वांग ये ने सिर हिलाया। आदिम ब्रह्मांडीय सागर बहुत बड़ा था। यहाँ करोड़ों उच्च आयामी ब्रह्मांडीय पिंड थे और उनके बीच की दूरी काफ़ी अधिक थी। बेशक दिव्य क्षेत्रों के बीच की दूरी और भी ज्यादा थी। अपनी गति पर निर्भर रहना वाकई थोड़ा धीमा था। एम्पायर पर और अधिक कहानियां देखें। एड्स बाय पब फ्यूचर। मुझे अभी भी यथाशीघ्र स्पेसटाइम के उच्च आयामी स्वर्गीय पथ को समझना है। वांग ये ने मन ही मन सोचा। इसे समझने के बाद उसकी गति में काफ़ी वृद्धि हो जाएगी। महान आनंद दिव्य क्षेत्र तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? कृपान राजा प्राचीन ने पूछा। लगभग 500 साल, लिंग शू ने कहा। स्वर्णपंख वाली दिव्य जाति के क्षेत्र को छोड़ने के बारे में क्या ख्याल है? कृपान राजा प्राचीन ने थोड़ा सा भौहें सिकुड़ी। कम से कम एक युग, लिंग शू ने कहा। कृपान राजा प्राचीन और वांग ये ने एक दूसरे को देखा। इस बार यह उनकी योजना से कहीं परे था। उनके लिए खेती की गणना अक्सर युगों में की जाती थी, लेकिन अभी भी उनके पास करने के लिए एक जरूरी काम था। अगर ऐसा है तो हम फिलहाल यहाँ से नहीं जा सकते, वांग ये ने कहा। क्यों? लिंग शू ने अचानक कहा। फिर उसने अपना मुंह ढक लिया और पूछा, फिर तुम क्या करने की योजना बना रहे हो? महान आनंद दिव्य क्षेत्र में जाओ, या तुम आसपास के जन्मजात अराजकता क्षेत्रों की तलाश करने और अपनी किस्मत आजमाने जा रहे हो? वांग ये ने कहा, कोई जल्दी नहीं है। समय आने पर हम इस बारे में बात करेंगे। उन्हें पहले अव्यवस्थित स्पेसटाइम गेट को पार करना था और स्काई रेस के नियंत्रण से बाहर निकलना था। वांग यी की चेतना डूब गई और वह थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ। नंबर 2 वुतियान से प्राप्त कमजोर धारणा काफ़ी दूर थी, अराजक स्पेसटाइम गेट की सीमा से परे। यदि उसने सही अनुमान लगाया है तो फूलों का बैंगनी समुद्र एक स्वाभाविक अराजकता क्षेत्र में होना चाहिए। वुतियान अव्यवस्थित स्पेसटाइम गेट से बाहर आ चुका था। वह काफ़ी दूर तक जाने में सफल रहा। दुर्भाग्यवश अंत में वह स्वर्णपंख वाले दिव्य जाति के अराजकता देवताओं के हाथों मारा गया। पूरा मामला संदिग्ध लग रहा था। ... महान आनंद दिव्य क्षेत्र एक और उच्च आयामी ब्रह्मांडीय या एक सहज अराजकता क्षेत्र। रास्ते में वांग ये विचार करता रहा। लिंग शू के नेतृत्व में उसे ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं थी।
अधिकांश समय वह इस बात पर विचार करता रहा कि अव्यवस्थित स्पेस टाइम गेट से बाहर निकलने के बाद उसे कहाँ जाना चाहिए। वर्तमान में, नंबर 2 वुतियान की उनकी धारणा बहुत दूर थी और पर्याप्त समय नहीं था। आदिम ब्रह्मांडीय सागर में 10,000 वर्ष बहुत छोटा समय था। अकेले महान आनंद दिव्य क्षेत्र तक पहुंचने में 500 साल लगेंगे। एक चक्कर लगाने में 1000 साल लगेंगे। हालांकि महान आनंद दिव्य क्षेत्र में प्रवेश करने से उसकी पहचान उजागर होना निश्चित था। उच्च आयामी ब्रह्मांड में आकाश जाति अभी भी थोड़ी सावधान हो सकती है। इसके अलावा निर्वाण स्टार के समर्थन के साथ उसे मारना इतना आसान नहीं था। लेकिन आदिम ब्रह्मांडीय सागर में विधियां अंतहीन थीं। लिंग शू इस बारे में सही था। उसे खुद को उजागर करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। इस प्रकार केवल ये 2 ही विकल्प बचे थे। ग्रेट ब्लिस डिवाइन डोमेन के भीतर हजारों उच्च आयामी ब्रह्मांडीय प्राणी थे। कॉमिक्स में मूल जाति जैसी विभिन्न जातियां थीं जिनके साथ वह राजनयिक संबंध स्थापित कर सकता था और सहयोग कर सकता था। शायद तब उसे अवसर मिल सकते थे। एड्स बाय पब फ्यूचर, जहां तक सभी आकारों के जन्मजात अराजकता क्षेत्रों की बात है, उनमें अनंत अवसर मौजूद थे। वहां सभी प्रकार के अराजकता खजाने, दिव्य वस्तुएं, खेती की पवित्र भूमियां और हजारों जातियां थीं। यद्यपि खतरा बहुत अधिक था, फिर भी पुरस्कार बड़े थे। किसी अन्य उच्च आयामी ब्रह्मांड में जाना एक सुरक्षित विकल्प है। एक सहज अराजकता क्षेत्र में जाना एक जोखिम भरा विकल्प है। वांग ये ने पक्ष विपक्ष पर विचार किया। ईमानदारी से कहें तो यदि उसके पास विकल्प होता तो वह सबसे पहले महान आनंद दिव्य क्षेत्र में जाकर बसना पसंद करता। ईश्वरीय क्षेत्र में स्पष्ट व्यवस्था के साथ साथ अनेक अवसर भी थे। आदिम ब्रह्मांडीय सागर से परिचित हुए बिना जन्मजात अराजकता के क्षेत्र में जाना अत्यंत जोखिम भरा था। यही बात दूसरे उच्च आयामी ब्रह्मांडों की ओर जाने के बारे में भी सच थी। स्थिति की स्पष्ट समझ के बिना यह बहुत संभव था कि वे बिना सिर वाली मक्खियों की तरह होंगे। जब वह हिचकिचा रहा था तो वांग ये को अचानक कुछ ख्याल आया। उसने एक भंडारण अंगूठी निकाली जिसमें यात्रा धन था जो मूल पूर्वज ने उसके लिए तैयार किया था। यह उससे अलग था जो उसने मूल सितारे के सर्वशक्तिमान से मांगा था। ये कुछ ऐसा था जो मूल पूर्वज ने उसके लिए बहुत पहले से तैयार कर रखा था। उसकी चेतना उसमें डूब गई। वांग यी थोड़ा स्तब्ध रह गया, फिर आश्चर्यचकित होकर खुशी से झूम उठा। मूल पूर्वज उदार थे। अंदर केवल 3 वस्तुएं थीं। इनमें सबसे बड़ा एक बहुमूल्य कैश स्पेस टाइम शटल था जो एक ऐसा खजाना था जो सदैव बदलते रहने वाले आदिम ब्रह्मांडीय समुद्र में उड़ सकता था। यद्यपि यह पुराना लग रहा था, फिर भी ये प्रयोग करने योग्य लग रहा था। वांग ये ने तुरंत उसे बाहर निकाल लिया। कृपाण राजा प्राचीन। लिंग शू, उसकी खूबसूरत आंखें चौड़ी हो गईं जब उसने आश्चर्य से वांग ये को देखा। वह आश्चर्यचकित थी कि कैसे उसने अचानक से कैश स्पेस टाइम शटल को बुला लिया। यहाँ तक कि सबसे साधारण कैश स्पेस टाइम शटल भी कैश संत खजाने के बराबर था। आध्यात्मिक महारानी के पास भी एक था, लेकिन वह नहीं थी। मॉडल को देखने पर पता चला कि यह बहुत पुराना था। हालांकि यह आध्यात्मिक साम्राज्य के कैश स्पेस टाइम शटल की तुलना में कहीं अधिक मूल्यवान प्रतीत हुआ। क्या तुम इसे चला सकते हो? वांग ये ने लिंग शू की ओर देखा। लिंग शू, आप नहीं कर सकते। क्या आप ही रास्ता दिखा रहे हैं? वांग ये मुस्कुराया। लिंग शू, हाँ। उसने आगे कुछ नहीं पूछा और कैश स्पेस टाइम शटल में प्रवेश कर गई, फिर तुरंत चेतना नियंत्रण को सक्रिय कर दिया। वांग ये और सेबर किंग प्राचीन ने एक दूसरे को देखा। मैं इसे आप पर छोड़ता हूँ भाई प्राचीन। इसे जितनी जल्दी हो सके सीख लें। हम में से किसी एक को इसे चलाना आना चाहिए, वांग ये ने कहा। कृपाण राजा प्राचीन, ठीक है। ... वूश, कैश स्पेस टाइम शटल बहुत तेज गति से उड़ी। यह अराजकता ऊर्जा की परतों से होकर गुजरा और समय और स्थान की सीमाओं को नज़रअंदाज किया। ये बेहद तेज था, तीनों की मूल गति से 100 गुना ज्यादा तेज। वे लिंग शू द्वारा चुनी गई सुरक्षित गति से यात्रा कर रहे थे, जिससे ऊर्जा की खपत कम हो सके और पकड़े जाने से बचा जा सके। अव्यवस्थित स्पेस टाइम गेट, जिस तक पहुंचने में दशकों लग जाते थे, अब आधे वर्ष से भी कम समय लगता है। महान आनंद दिव्य क्षेत्र के लिए भी यही स्थिति थी। 500 वर्षों की यात्रा 3 वर्षों में सिमट गई। मैं लगभग भूल ही गया था कि मूल पूर्वज कभी अराजकता के देवता थे। वांग ये ने आह भरी। ताकत और स्थिति के मामले में स्काई रेस का कोई भी सदस्य उसकी तुलना नहीं कर सकता था। आकाश जाति की पृष्ठभूमि के बारे में जानने के बाद वांग ये को पता चला कि आकाश जाति मूल पूर्वज से इतना डरती क्यों थी। एक ऐसी जाति जिसके पास अराजकता का देवता भी नहीं था, वह मूल पूर्वज से कैसे नहीं डर सकती थी। यदि स्वर्णपंख वाली दिव्य जाति का समर्थन न होता तो आकाश जाति इतनी बेईमान नहीं होती। अब जबकि दिव्य राजा डोंगबेन की अचानक मृत्यु हो गई थी, पूर्वी आदिम क्षेत्र अराजकता में था। क्षेत्र के लिए लड़ने और डोंगबेन दिव्य मोती को खोजने के लिए विभिन्न दिव्य जातियों ने लगातार लड़ाई लड़ी। स्वर्णपंख वाली दिव्य जाति को बहुत नुकसान उठाना पड़ा, कई अराजकता देवताओं से उनका संपर्क टूट गया।
इस तरह उनके पास आकाश जाति की परवाह करने का कोई समय नहीं था। यही कारण था कि आत्मा जाति और शक्ति जाति उच्च आयामी जातियों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई और लड़ाई कर सकती थी। दिव्य वस्तु त्रिरूपांतरण दर्पण। वांग ये अपने हाथ में एक त्रिकोणीय दर्पण लेकर खेल रहा था। उन्होंने दिव्य वस्तुओं के संपूर्ण संग्रह से इसके उपयोग के बारे में सीखा था। रूपांतरण जो बदला वह सिर्फ उसका रूप रंग नहीं था, बल्कि अंदर से लेकर बाहर तक सब कुछ बदल गया। इसमें शरीर की विशेषताएं, आवाज़ और जीवन के सबसे महत्वपूर्ण जानकारी शामिल थी। दर्पण के हर तरफ एक एलियन जीवन रूप था जिसमें वह रूपांतरित हो सकता था। इस समय दो पक्ष भरे हुए थे और उनके ऊपर जीवन की दो भिन्न जातियां थीं। एक व्यक्ति अंधकार में लिपटा हुआ था, जैसे अंधकार में राजा। किसी कारण से ये कुछ हद तक डार्क रेस की आभा के समान था। दूसरी एक खूबसूरत महिला थी। उसकी हर मुस्कान और हर भाव में आकर्षण झलकता था। उसे देखते ही दिल की धड़कनें तेज हो जाती थीं। मूल पूर्वज वास्तव में बहुत शर्मनाक है, ये सोचना कि उसे क्रॉस ड्रेसिंग का शौक है। मैं मर्द हूँ, मैं ऐसा गंदा काम नहीं करूँगा। ओह ये वाकई बहुत अच्छा लगता है, ये बस थोड़ा छोटा है। त्रिरूपांतरण दर्पण को आजमाने के बाद वांग ये बहुत संतुष्ट था। मूल पूर्वज ने वास्तव में समय पर सहायता प्रदान की। व्यवस्थाएं स्पष्ट थीं। उनकी यात्रा की गति धीमी थी, इसलिए उन्होंने कैश स्पेसटाइम शटल तैयार किया। अपनी पहचान उजागर हो जाने के डर से उसने त्रिरूपांतरण दर्पण तैयार किया। कितने ईमानदार सीनियर। यद्यपि वह उसके मार्ग पर नहीं चला, फिर भी उसने उसकी मदद करने की पूरी कोशिश की। वह भावुक हो गया, लेकिन इस मिकी माउस का क्या उपयोग है? वांग ये ने तीसरा खजाना निकाला जो मूल पूर्वज उसके लिए छोड़ गए थे। ये नील क्रिस्टल जेड का एक टुकड़ा था जो क्रिस्टलीय चमक बिखेर रहा था। दो बड़े कानों के साथ यह मिकी माउस जैसा दिख रहा था। अराजक स्पेसटाइम गेट। स्वर्गीय योद्धाओं का एक समूह ऊपर गश्त कर रहा था। मैंने सुना है कि उच्च आयामी ब्रह्मांड में युद्ध छिड़ गया है। ये सही है। स्पिरिट जाति के कई विशेषज्ञ चुपके से घुस आए और उन्होंने नेचुरल स्टार को भी मार गिराया, जिससे हमें भी सजा मिल गई। कितना बदकिस्मत। वे ग्रेट ब्लिस स्ट्रीम से चुपके से अंदर आ गए। उनके पास एक योजना थी। हम उन्हें कैसे खोज सकते थे? यह मुख्य रूप से इसलिए है क्योंकि स्वर्णपंख वाली दिव्य जाति के विशेषज्ञों ने मदद नहीं की। अव्यवस्थित स्पेसटाइम गेट की मरम्मत नहीं की जा सकती। ये दिव्य जातियां बहुत घमंडी हैं। सावधान रहो कि तुम्हारी बात न सुनी जाए और तुम मर मत जाना। अचानक एक सर्वोच्च स्तर का दबाव उतर आया। 8 पंखों वाले पूज्य संतों ने अपना सिर सिकोड़ लिया और कुछ और कहने का साहस नहीं कर सके। ठीक से गश्त करो। राजा बेली आसमान में दिखाई दिए, उनके 10 पंख चमक रहे थे। उच्च अधिकारियों ने हमें स्पिरिट रेस और स्ट्रेंथ रेस के फिर से प्रवेश करने से सावधान रहने का आदेश दिया है। हम कोई गलती नहीं कर सकते। हाँ महामहिम, स्वर्गीय योद्धा ने उत्तर दिया। झटपट राजा बेली के पास एक और 10 पंखों वाली सर्वोच्च स्तर की महिला प्रकट हुई। उसका फिगर उत्तम और सुंदर था। मिलिया, स्वर्ण पंख वाली दिव्य जाति के स्वामी की तबीयत कैसी है? राजा बेली ने देखा। उसकी चोटें बहुत गंभीर हैं। मिलिया ने कहा, उसकी दिव्य शक्ति बिखरी हुई है, उसकी इच्छा शक्ति कमजोर है और उसके सुनहरे पंख क्षतिग्रस्त हो गए हैं। वे धुंधले हो गए हैं और उन्हें ठीक होने में कम से कम 10,000 साल लगेंगे। मिलॉर्ड का अच्छे से ख्याल रखना और उसकी सभी ज़रूरतें पूरी करना, नहीं तो हम बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे, राजा बेली ने गंभीरता से कहा। मैं समझती हूँ। मिलिया शर्मा गई। भगवान जिन जिली बहुत सहज हैं। उन्होंने वादा किया था कि ठीक होने के बाद वे देवताओं को रिपोर्ट करेंगे। वे अव्यवस्थित स्पेसटाइम गेट की मरम्मत में हमारी मदद करेंगे। राजा बेली ने सिर हिलाया। अपने अनुभव से वह जानता था कि यह संभवतः एक खाली चेक था। हालांकि चाहे कुछ भी हो, वे स्वर्ण पंख वाली दिव्य जाति को, विशेष रूप से जिन उपनाम वाले प्रभुओं को, अपमानित नहीं कर सकते थे। क्या ग्लेज्ड डेथ रियल्म इतना खतरनाक है? लॉर्ड जिनजिली के लोग लगभग खत्म हो गए थे, मिलिया ने उत्सुकता से कहा। वे बड़ी मुश्किल से बच पाए। साम्राज्य में नई दुनिया का अन्वेषण करें। राजा बेली की आंखें आशंका से भर गईं। यह अराजक स्पेसटाइम गेट के सबसे नज़दीक उच्च श्रेणी का जन्मजात अराजकता क्षेत्र है। यहाँ तक कि सबसे शक्तिशाली विशेषज्ञ भी अक्सर मर जाते हैं, सर्वोच्चों की तो बात ही छोड़िए। खासकर अब विभिन्न जातियां दंगा कर रही हैं। डोंगक्सी दिव्य मोती के बारे में सुराग खोजने की चाह में वे स्वाभाविक रूप से जन्मजात अराजकता क्षेत्रों में झुंड बनाकर आते हैं। मिलिया कुछ कहने ही वाली थी कि अचानक उसकी आंखें चमक उठीं। उसके चेहरे पर शर्मिंदगी उभर आई। भगवान जिनजिली ने मुझे बुलाया है, मैं जाकर देखूंगी। फिर उसकी सुंदर आकृति लुप्त हो गई। राजा बेली ने अपना सिर हिलाया। कोई अन्य विकल्प नहीं था। आदिम ब्रह्मांडीय समुद्र की जातियां उच्च और निम्न में विभाजित थीं। आकाश जाति और कुलीन स्वर्ण पंख वाली दिव्य जाति के बीच का अंतर स्वर्ग और पृथ्वी जैसा था। तारांकन।
तारांकन एड्स बाय पब फ्यूचर वूश एक कैस स्पेस टाइम शटल कैस ऊर्जा से होकर गुजरा और धीमा हो गया। पा शटल गायब हो गई। वांग ये, सेबर किंग प्राचीन और लिंग शू दिखाई दिए। अराजक स्पेस टाइम गेट ठीक सामने है। स्काई रेस इसकी कड़ी सुरक्षा करती है, लिंग शू ने कहा। हमें सफलतापूर्वक निकलने के लिए ग्रेट ब्लिस स्ट्रीम में घुसना होगा। हमें क्या तैयारी करनी होगी? वांग ये ने पूछा। जब तक हम ऊर्जा की खपत के प्रति सावधान रहेंगे और बहुत गहराई में नहीं जाएंगे, तब तक सब ठीक रहेगा। ग्रेट ब्लिस स्ट्रीम में बहुत से अराजकता भयंकर जानवर हैं, लिंग शू ने कहा। लेकिन वे कोई बड़ा खतरा नहीं हैं। इसके अलावा वे बहुत डरपोक हैं। जब मैं आध्यात्मिक महारानी के साथ यहाँ आया तो वे भाग गए। वांग ये मुस्कुराया। अराजकता फैलाने वाले ये भयंकर जानवर मूर्ख नहीं थे। यदि वे एक सर्वोच्च शक्तिशाली विशेषज्ञ के सामने नहीं दौड़ रहे थे तो वे किस बात का इंतजार कर रहे थे? क्या वे भोजन बनना चाहते थे? ऐसा कहा जा रहा है, लिंग शू सही था। ग्रेट ब्लिस स्ट्रीम की सतह परत में खतरा वास्तव में बहुत बड़ा नहीं था। केवल तभी जब कोई अत्यंत गहराई में गोता लगाता है, जहां अराजकता ऊर्जा सघन होती है, तो वह शक्तिशाली उत्पीड़न को महसूस कर सकता है और भूखे अराजकता भयंकर जानवरों का सामना कर सकता है। हालांकि ये कहना झूठ होगा कि वह दूसरी बाधा पार करने के बारे में चिंतित नहीं थे। वर्तमान में पूर्वी आदिम क्षेत्र अराजकता में था। इसके अलावा शक्ति जाति और आत्मा जाति ने उच्च आयामी ब्रह्मांड में आकाश जाति के लिए संकट की तीव्र भावना ला दी थी। अव्यवस्थित स्पेस टाइम गेट की सुरक्षा निश्चित रूप से कड़ी थी। ये निश्चित रूप से उस समय से आगे निकल गया जब स्ट्रेंथ रेस और स्पिरिट रेस चुपके से अंदर घुस आए थे। स्काई रेस बेवकूफ़ नहीं थी। अगर कोई खामी थी तो वे निश्चित रूप से उसे ठीक करने का कोई तरीका सोचेंगे। हालांकि आमतौर पर केवल एक या दो स्काई किंग कोर ही इसकी सुरक्षा करते हैं। वांग ये अच्छी तरह से जानता था। अधिक से अधिक 2 सुप्रीम और कुछ पूजनीय लोग होंगे। अगर उन्हें खोज भी लिया गया तो वे उन तीनों को कुछ नहीं कर पाएंगे। उस समय वू तियान ने अनगिनत बाधाओं से लड़ते हुए एकमात्र मार्ग से गुजरते हुए अव्यवस्थित स्पेस टाइम गेट तक पहुंच गया था। ये सबसे अच्छा है कि हम खुद को उजागर न करें, लेकिन अगर हम वास्तव में ऐसा करते हैं। वांग ये ने त्रिरूपांतरण दर्पण का उपयोग किया। उसने दर्पण के अंधेरे और धुंधले पक्ष को देखा। दर्पण में दिख रहे काले आदमी की आभा अचानक बढ़ गई और वह तुरंत जाग गया। उनकी आंखें मिली और उनकी इच्छाशक्ति संगत हो गई। वांग ये तुरंत ही उसमें घुल मिल गया। उसका शरीर, हड्डियां, आवाज, रूप, रंग और यहाँ तक कि उसकी जीवन शक्ति भी उसी समय बदल गई। कृपान राजा प्राचीन चकित था। त्रिरूपांतरण दर्पण। लिंग शू अनुभवी और जानकार थी। वह तुरंत समझ गई और उसकी खूबसूरत आंखें चमक उठीं। नीदरवर्ल्ड रेस। वांग ये, आपके पास वास्तव में एक जीवित नीदरवर्ल्ड रेस सदस्य है। ओह, वांग यी का दिल धड़क उठा। तो क्या ये पौराणिक पाताल लोक की जाति थी, जो कि अंधकार जाति का बड़ा भाई था? ऐसा कहा जाता था कि डार्क रेस नेदरवर्ल्ड रेस की रक्तरेखा की एक शाखा थी। त्रिरूपांतरण दर्पण में सभी जीवन रूप जीवित प्राणी थे। यही कारण है कि रूपांतरण के बाद व्यक्ति की जीवन आभा पूरी तरह से बदल जाती थी। एड्स बाय पब फ्यूचर। हालांकि ऐसे जीवों को पकड़ना बहुत मुश्किल था। आखिरकार त्रिरूपांतरण दर्पण में रहना गुलाम होने से भी बदतर था। जीवित होने के अलावा वे कुछ भी नहीं थे। यह पाताल लोक जाति का पुरुष केवल एक सर्वोच्च था, जबकि मूल पूर्वज एक वास्तविक अराजकता भगवान था। 2 स्तरों का अंतर उसे कुचलने के लिए पर्याप्त था। महान आनंद धारा में गोता लगाएं। लिंग शू ने आगे बढ़कर नेतृत्व किया। वांग ये और सेबर किंग एंशिएंट, जो कि नेदरवर्ल्ड रेस में तब्दील हो चुके थे, उनके पीछे चले गए। पानी के अंदर दृश्यता बहुत कम थी तथा घनी अराजकता ऊर्जा धारा में मिल गई थी, जिससे आसपास का वातावरण धूसर हो गया था। लिंग शू के नेतृत्व के बिना उसके पास वू तियान की तरह अराजक स्पेस टाइम द्वार में घुसने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता। धारा के जल में भारी मात्रा में दैवीय शक्ति थी जिसने उनके भौतिक शरीर को दबा दिया। एक संप्रभु पूज्य के लिए इसे पार करना बहुत कठिन रहा होगा, विशेषकर इसलिए क्योंकि लिंग शू ने एक निश्चित दूरी तक गोता लगाया था। हालांकि तीनों के पास सर्वोच्च स्तर की युद्ध कौशल थी, इसलिए वे इस समय निश्चिंत थे। वांग यी का आंतरिक ब्रह्मांड बहुत विशाल था। निर्वाण स्टार के समर्थन के साथ उनकी सहनशक्ति आश्चर्यजनक थी। कृपान राजा प्राचीन एक समय में मनुष्यों के बीच सबसे शक्तिशाली वेनेरेट था। 5वीं वज्र आपदा को पार करने के बाद उसकी युद्ध क्षमता शीर्ष श्रेणी के सुप्रीमों के बराबर थी। युद्ध कौशल के संदर्भ में वांग यी, जिसके पास अब निर्वाण सितारा के रूप में घरेलू मैदान नहीं था, वह उससे कमतर होगा, भले ही उसने सबसे मजबूत विशेषज्ञ अनुबंध का उपयोग न किया हो। आत्मा जाति के पास ऊर्जा का अक्षय भंडार था, इसलिए उन्हें उपभोग की परवाह नहीं थी। यात्रा सुरक्षित एवं सुखद रही। लिंग शू बहुत सावधान था और उसने अच्छा नेतृत्व किया। इस अवधि के दौरान उन्हें एक भी अराजकता भयंकर जानवर का सामना नहीं करना पड़ा। यहाँ तक कि भाग्य भी उनके पक्ष में था। हम करीब आ रहे हैं।
वांग ये का दिल धड़क उठा। यद्यपि स्पेस टाइम पर उनकी महारत स्वर्गीय दाव स्तर तक नहीं पहुंची थी, फिर भी उनका महान पद पहले से ही इष्टतम क्षेत्र में था। अराजक स्पेस टाइम गेट की प्रबल अनुभूति को महान आनंद धारा में भी स्पष्ट रूप से महसूस किया जा सकता है। कुछ ही दूरी पर एक टूटा हुआ दरवाज़ा था जो बाढ़ में बह गया लगता था। आसपास के क्षेत्र में स्पेस टाइम सीलें कड़ी थीं। केवल वे स्थान जहां से महान आनंद धारा गुजरती थी छेदों और दोषों से भरे हुए थे। ऐसा लग रहा था कि वे आसानी से आगे निकल जाएंगे और उन्हें स्काई रेस की आभा का एहसास ही नहीं हुआ। वांग ये की आंखें चमक उठीं। महान आनंद धारा बहुत गहरी थी और एक बड़े क्षेत्र को कवर करती थी। आकाश जाति इतने बड़े स्थान की रक्षा नहीं कर सकती थी, विशेषकर इसलिए क्योंकि ग्रेट ब्लिस स्ट्रीम स्वयं अत्यंत खतरनाक थी। यहाँ तक कि यदि सुप्रीमो ने वर्षों तक यहाँ पहरा दिया तो अराजकता भयंकर जानवरों के खतरे की तो बात ही छोड़िए, अकेले ऊर्जा की खपत बहुत अधिक थी। एकमात्र चीज जो इस जगह की रक्षा कर सकती थी वह थी अराजक भयंकर जानवर। अच्छा नहीं, वांग ये की अभिव्यक्ति तुरंत बदल गई। एड्स बाय पब फ्यूचर, एक राजसी और हिंसक आभा अराजक धारा में विलीन हो गई। इसका ताकत से कोई लेना देना नहीं था। अराजकता भयंकर जानवर जो जन्मजात अराजकता के क्षेत्रों में पैदा हुए थे, वे आसानी से जीवित रह सकते थे क्योंकि यह उनका घर था। सोचिए कि वे यहाँ एक अराजकता भयंकर जानवर से टकरा जाएंगे। एक बार जब वे भिड़ गए तो आकाश जाति के रक्षक निश्चित रूप से सतर्क हो गए। अब हम क्या करें? लिंग शू ने जल्दी से पूछा। हालांकि वही आगे चल रही थी, फिर भी उसने अवचेतन रूप से वांग ये से पूछा क्योंकि वह अच्छी तरह जानती थी कि उसकी क्षमताएं अभी भी वांग ये से बहुत दूर थीं। कृपान राजा प्राचीन युद्ध के लिए तैयार था। वांग ये ने भौहें सिकोड़ीं। ये कैसा संयोग है कि वे अव्यवस्थित स्पेसटाइम गेट के प्रवेश द्वार पर मिले। कुछ ठीक नहीं था। यह एक गार्ड कुत्ता है जिसे स्काई रेस ने खास तौर पर रखा है। वांग ये ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और तुरंत निर्णय लिया। जल्दी करो, गोता लगाओ, इससे बचो। ठीक है, लिंग शू समझ गया और जल्दी से नीचे कूद गया। वांग ये और कृपान राजा प्राचीन एक ही समय में चले गए। शक्तिशाली दबाव ने न केवल उनके दिव्य शरीर के दमन को बढ़ाया बल्कि ऊर्जा की खपत भी बढ़ा दी। ऐसा लग रहा था जैसे उनकी आत्मा को निचोड़ा जा रहा हो। वे जितने गहरे गए यह उतना ही खतरनाक होता गया। दहाड़, अराजकता भयंकर जानवर दहाड़ा। अपनी तीक्ष्ण इंद्रियों से अराजकता भयंकर जानवर ने महान आनंद धारा में अचानक हुए उतार चढ़ाव को पहले ही भांप लिया था। गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट, धारा का पानी अलग हो गया और प्रबल ऊर्जा तेजी से बदल गई। अराजकता भयंकर जानवर भय और क्रोध दोनों से दहाड़ता रहा। स्थिति नियंत्रण से बाहर होती जा रही थी। लिंग शू, भाई प्राचीन, छिपना बंद करो, हमारी पोल खुल गई है, वांग ये ने कहा। यह जानवर स्काई रेस के गार्डों को चेतावनी दे रहा है। तो सेबर किंग एंशिएंट की आंखों में युद्ध की मंशा चमक उठी। एट नोवेल्बन एट। वांग ये ने उदासीनता से मुस्कुराते हुए कहा, तो वे बदकिस्मत हैं। आकाश जाति की हवेली में विभिन्न जातियों के बीच युद्ध समान रूप से तीव्र था। कवच के टुकड़े जमीन पर बिखरे पड़े थे और पानी के धब्बे भी। सुनहरे और सफ़ेद पंख एक दूसरे में लिपटे हुए थे और उन्हें अलग करना मुश्किल था। हालांकि सुनहरे पंख जो गौरव और स्थिति का प्रतीक थे, क्षतिग्रस्त हो गए और धुंधले पड़ गए। अच्छा नहीं, मिलिया, जिसका चेहरा लाल हो गया था, खड़ी हो गई और घबराई हुई लग रही थी। क्या हुआ? राजा जिनजिली, जो थोड़ा कमजोर था, ने अपना सिर उठाया और पूछा। मेरा अराजकता भयंकर जानवर मदद के लिए पुकार रहा है। जब से शक्ति जाति और आत्मा जाति महान आनंद धारा के माध्यम से घुसी है, आकाश जाति ने मुझे यहाँ तैनात करने की व्यवस्था की है। मुझे अराजकता भयंकर जानवर के साथ काम करना है और इस जगह की रखवाली करनी है, मिलिया ने तुरंत कहा। जैसा कि उम्मीद थी, वे फिर से यहाँ हैं। अगर वे इस बार भाग गए तो मुझे निश्चित रूप से कर्तव्य की उपेक्षा के लिए दंडित किया जाएगा। एकमात्र उच्च आयामी जाति काफी साहसी होती है। राजा जिनजिली की पलकें झुक गईं और वह उपहास करने लगा। गोल्डन विंग दिव्य जाति द्वारा संरक्षित क्षेत्र में उनकी हिम्मत कैसे हुई? ये सुनते ही मिलिया की आंखें चमक उठीं। वह तुरंत उसके पास आकर बैठ गई और प्यार से बोली, कृपया मेरी मदद करो मिलॉर्ड। यह एक छोटी सी बात है। राजा जिनजिली की आंखें चमक उठीं और उसके सुनहरे पंख फैल गए। अस्त व्यस्त स्पेसटाइम गेट की घंटी बजी। सुनहरे पंखों पर रहस्यमयी नक्काशी दिखाई दी और एक ऊंची सी गुंजन गूंज उठी। राजा जिनजिली थके हुए लेकिन गर्वित दिख रहे थे। चिंता मत करो, मैंने पहले ही अव्यवस्थित स्पेसटाइम गेट को बंद कर दिया है। वे पंख होने पर भी बच नहीं सकते। जाओ। वांग यी की कृपाण चमक उठी, जिससे महान आनंद धारा प्रकाशित हो गई। उसने अराजकता फैलाने वाले भयंकर जानवर को एक बार से उड़ा दिया, जिससे युद्ध शुरू हो गया। चूंकि उसकी पोल खुल चुकी थी, इसलिए वह जितनी जल्दी हो सके हत्या करके अपना रास्ता बना लेगा। वांग यी साहसी था और उसे स्काई रेस के गार्डों से बिल्कुल भी डर नहीं लगता था।
उन्होंने नेतृत्व संभाला और सीधे अव्यवस्थित स्पेस टाइम द्वार की ओर बढ़ गए जो महान आनंद धारा से घिरा हुआ था। कृपान राजा प्राचीन और लिंग शू उनके ठीक पीछे चल रहे थे। उनके हाव भाव थोड़े अलग थे। कृपान राजा प्राचीन, जो लड़ने की भावना से भरा था, ने अराजकता भयंकर जानवर पर एक और वार किया। खुद को उजागर करने के बारे में कोई पछतावा नहीं था। लिंग शू थोड़ा शर्मिंदा दिख रहा था। गाइड के रूप में वह वांग यी को आकाश की दौड़ से बचने में मदद करने में विफल रही, जिसका मतलब था कि वह आध्यात्मिक महारानी के अनुरोध को पूरा करने में विफल रही। अचानक एक सुनहरी रोशनी चमकी और समय और स्थान तेजी से बदल गए। अच्छा नहीं, अव्यवस्थित स्पेस टाइम गेट की मरम्मत की जा रही है। लिंग शू की अभिव्यक्ति बदल गई। जैसे ही वह बोल रही थी, उसकी दिव्य ऊर्जा उमड़ पड़ी और तोप के गोलों की तरह उस स्थान की ओर निकल पड़ी जहां समय और स्थान बदल रहे थे। उमड़ती हुई ऊर्जा का विस्फोट हो गया। अव्यवस्थित स्पेस टाइम गेट चमकदार सुनहरी रोशनी से चमक रहा था जो मकड़ी के जाले की तरह फैलकर छिद्रों को भर रही थी। धमाका! वांग यी का हमला जमीन पर उतरा। लिंग शू की तुलना में उसकी विस्फोटक शक्ति और भी अधिक मजबूत थी। अंतरिक्ष समय के भंवरों द्वारा फटे हुए सुनहरे ग्रिडों के चारों ओर लाल आत्मा को नष्ट करने वाली गड़गड़ाहट कुंडलित हो गई। हालांकि सुनहरे प्रकाश वाली रहस्यमय नक्काशी पहले से ही अराजक स्पेस टाइम गेट से जुड़ी हुई थी। क्या हो रहा है? क्या आकाश जाति अव्यवस्थित स्पेस टाइम गेट की मरम्मत कर सकती है? वांग ये ने पूछा। नहीं, ये स्वर्ण पंख वाली दिव्य जाति है, लिंग शू ने तुरंत कहा। यहाँ स्वर्ण पंख वाली दिव्य जाति के विशेषज्ञ हैं। चलो भागते हैं। दौड़ना! वांग ये ने तुरंत इसे अस्वीकार कर दिया। जब चीजें योजना से बाहर हो जाती थीं, तो स्पिरिट रेस को अक्सर त्वरित और सटीक निर्णय लेने में कठिनाई होती थी। यदि वे अब भागते तो वे रक्षा की पहली और दूसरी पंक्ति के बीच फंस जाते। स्वर्ण पंख वाली दिव्य जाति के अस्तित्व के साथ न केवल उन्हें आसानी से पकड़ा जा सकेगा, बल्कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उनके लिए थोड़े समय में अराजक स्पेस टाइम गेट से बाहर निकलना मुश्किल होगा। उन्हें तो अंदर घुसना ही था। भले ही इस जगह की रखवाली करने वाला व्यक्ति सबसे ताकतवर विशेषज्ञ क्यों न हो, फिर भी उन्हें बाहर निकलने के लिए लोगों को मारना ही होगा। इसके अलावा जैसे ही वह सुनहरे प्रकाश के संपर्क में आया, उसे स्पष्ट रूप से महसूस हो गया कि यह एक सर्वोच्च स्तर की आभा थी। डरने की कोई जरूरत नहीं थी। आत्मा जाति मुसीबत से डरती थी और कुलीन स्वर्ण पंख वाली दिव्य जाति को भड़काने की हिम्मत नहीं जुटा पाती थी, लेकिन उसने इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं की। गरीबों को डरने की कोई बात नहीं थी। अव्यवस्थित स्पेस टाइम गेट को तोड़ो! वांग ये ने तुरंत निर्णय लिया। एक क्षण में तलवार की रोशनी, गड़गड़ाहट और दिव्य ऊर्जा सभी बाहर निकल आईं। सुनहरी रोशनी में भारी परिवर्तन आया। यद्यपि अराजक स्पेस टाइम गेट से जुड़ी रहस्यमय नक्काशी स्पेस टाइम के नियमों के उच्च आयामी स्वर्गीय पद द्वारा नियंत्रित थी, फिर भी जब तक वे पर्याप्त मजबूत थे, वे बहुत बड़ी परेशानी पैदा कर सकते थे। लेकिन कुछ ही समय में स्काई किंग कोर पहले ही आसपास के क्षेत्र में प्रकट हो चुका था। स्वूश स्वूश स्वूश! समय और स्थान बदल गया। राजा बेइली ने स्काई किंग कोर का नेतृत्व किया और वांग यी तथा अन्य दो को घेर लिया, जिससे उनके लिए पंख होने के बावजूद बच निकलना मुश्किल हो गया। क्या तुम्हें मरने की इतनी जल्दी है? वांग ये बेपरवाह था। स्टेलवार स्टार ट्रांसफॉर्मेशन का उपयोग खुद का बचाव करने के लिए किया गया था, जबकि यूनिवर्स डिवाइन स्लेइंग सेबर और कॉस्मिक एनिहिलेशन टाइरेंट ब्लेड उज्ज्वल रूप से चमक रहे थे। जाओ! राजा बेइली की आंखें ठंडी थीं और भौहें सिकुड़ी हुई थीं। एक आत्मा जाति, एक मानव और एक पाताल जाति का सदस्य। एट नोवेलबन एट। कैसा अजीब संयोजन है। एड्स बाय पब फ्यूचर। हालांकि उसके पास इस बारे में ज्यादा सोचने का समय नहीं था। यदि उसने उन तीनों को अभी जाने से नहीं रोका तो यह उसके कर्तव्य की उपेक्षा होगी। झट उसी समय मिलिया प्रकट हुई। उसने और राजा बेइली ने एक दूसरे को देखा और एक ही समय पर हमला कर दिया। अपनी क्रूर प्रकाश तलवार के साथ राजा बेइली ने कृपाण राजा प्राचीन को निशाना बनाया। समय और स्थान ने पलटवार किया और मिलिया ने लिंग शू पर हमला कर दिया। दर्जनों 6 पंख वाले पूज्य संतों ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया। स्काई किंग कोर के हमले के तहत, जिसका समय और स्थान पर शक्तिशाली नियंत्रण था, बच निकलना एक विलासिता थी। लेकिन वांग ये ने भागने की कोशिश भी नहीं की। ची ची! दोनों तलवारें एक ही समय पर लहराई गईं और चेतना पर प्रभाव तोप के गोले के विस्फोट जैसा था। वांग ये ने बिना किसी हिचकिचाहट के 8 पंख वाले वेनरेट्स को एक वार में मार डाला, जिससे उच्च आयामी जातियों के बीच युद्ध के दौरान उनकी महिमा पुनः प्रदर्शित हुई। उस समय उसने एक ही युद्ध में 1000 से अधिक भिक्षुओं को मार डाला था। मात्र 1 दर्जन श्रद्धालु, क्या वे उसके दांतों के बीच के अंतराल को भरने के लिए पर्याप्त थे? वे लोग उनसे मिलने में भाग्यशाली नहीं थे। धमाका! वांग यी ने पूरी ताकत लगा दी और तुरंत ही युद्ध के मैदान में आकर्षण का केंद्र बन गया। राजा बेइली और मिलिया को तुरंत एहसास हो गया कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन वे अब वांग यी को उसकी पूरी ताकत लगाने से नहीं रोक सकते थे।
उसने सर्वोच्चों के हमलों की परवाह नहीं की और स्वर्गीय योद्धाओं को मारने के लिए उनका सामना किया। वह अजेय था। क्या भयानक नेदरवर्ल्ड रेस विशेषज्ञ है। उसकी नज़दीकी लड़ाई की क्षमता बहुत मजबूत है। राजा बेली का दिल कांप उठा। जैसा कि एक शीर्ष रैंक वाली अराजकता दौड़ से उम्मीद की जाती है। हराना। स्काई किंग कोर को करारी हार का सामना करना पड़ा। संख्या का लाभ वांग यी के सामने कुछ भी नहीं था। दर्जनों 6 पंख वाले पूज्यनीयों को घास की तरह काट दिया गया। वांग यी में तो अव्यवस्थित स्पेसटाइम गेट पर हमला करने और स्वर्णिम रहस्यमय नक्काशी को नष्ट करने की भी ऊर्जा थी। स्वाभाविक रूप से वह लड़ाई को लंबा नहीं खींचेंगे। आकाश जाति को मारने से उसे केवल कुछ विकास अंक ही मिलेंगे। रक्षा की दूसरी पंक्ति से गुजरना ही महत्वपूर्ण था। यदि वे रुक गए और आकाशीय जाति की सेना आ गई तो वे बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। 8 पंखों वाले वेनेरेट्स का समूह वांग यी की हत्या की होड़ से भयभीत था। उन्होंने थोड़े कमज़ोर सेबर किंग एंशिएंट और लिंग शू को निशाना बनाया। हालांकि वांग यी ने उन्हें जाने नहीं दिया। उनकी जुड़वां कृपाणों ने स्काई किंग कोर की युद्ध क्षमता को लगातार कम किया। धमाका। स्वर्णिम रहस्यमय नक्काशी टूट गई। अराजकता स्पेसटाइम गेट की सुरक्षा टूट गई थी। तीखी निगाहों से वांग ये फिर हमला करने ही वाला था कि भनभनाहट, भनभनाहट, भनभनाहट। स्वर्णिम रहस्यमय नक्काशी एक बार फिर प्रकट हुई। अव्यवस्थित अंतरिक्ष समय भंवर में आकाश जाति से भी अधिक ऊंची एक सुनहरी आकृति उतरी। विशाल सुनहरे पंख आदिम ब्रह्मांडीय समुद्र की सबसे कठोर धातु की तरह चमक रहे थे। स्वर्ण पंखों वाली दिव्य जाति। एड्स बाय पब फ्यूचर। वांग यी की पुतलियां सिकुड़ गईं क्योंकि उसने एक ही नज़र में दूसरे पक्ष की पहचान ली। आखिरकार स्वर्ण पंख वाली दिव्य जाति के अराजकता देवताओं ने वू तियान को मार डाला था। राजा जिन जिली ने तिरस्कार से तीनों की ओर देखा। एकमात्र अराजकता जाति और एक उच्च आयामी जाति इतनी अहंकारी कैसे हो सकती है। पेंग। वांग ये ने उसे नज़रअंदाज कर दिया। दोनों कृपाणें तीव्र प्रकाश से भरकर भयंकर रूप से गूंज उठीं और कृपाण का इरादा फूट पड़ा। जैसे ही राजा जिन जिली प्रकट हुए उन्होंने सीधा हमला बोल दिया। दिव्य जाति। निम्नायामी जातियों के सामने ऐसा दिखावा किसने किया। निम्नायामी जातियां आदिम ब्रह्मांडीय समुद्र में सबसे कठोर चट्टानें थीं जो किसी भी चीज को कुचलने का साहस रखती थीं। बूम बूम बूम। कृपाण की रोशनी सुनहरे पंखों से हिंसक रूप से टकराए और चिंगारियां उड़ने लगीं। भले ही सुनहरे पंख मंद और ऊर्जा से रहित थे लेकिन उनकी सामग्री अराजकता संत खजाने के बराबर थी। वे बेहद मजबूत थे। वांग यी के 2 शिखर प्राचीन रत्न खजानों पर भी दरारें दिखाई दीं। झंकार। वांग यी ने निर्णायक रूप से अपनी तलवारें बदल दीं। स्टेलवार स्टार ट्रांसफॉर्मेशन एक कृपाण में बदल गया और उसी समय आत्माक्षय राजदंड उसके हाथ में दिखाई दिया जिससे गड़गड़ाहट हुई। उनकी शक्तिशाली इच्छाशक्ति और युद्ध कौशल ने राजा जिनजिली को तुरंत दबा दिया। आदिम ब्रह्मांडीय सागर में पहली लड़ाई। इसे कर ही डालो। ... राजा जिनजिली उलझन में थे। वह महान दिव्य जातियों का सदस्य था। क्या इन निम्न उच्च आयामी जातियों ने वास्तव में उसकी उपेक्षा की। इसके अलावा क्या इस नेदरवर्ल्ड रेस के सदस्य की युद्ध क्षमता भी भयानक नहीं थी। क्या वह वास्तव में एक उच्च आयाम भगवान था। बैंग बैंग बैंग। राजा जिनजिली पीछे हट गए। उसने शुरू में सोचा था कि एक बार वह प्रकट हो जाए तो अपनी सर्वोच्च स्तरीय शक्ति और स्वर्ण पंख वाली दिव्य जाति की प्रतिष्ठा के साथ वह दुश्मन को भागने पर मजबूर कर देगा। अप्रत्याशित रूप से दूसरे पक्ष ने उसकी उपेक्षा की और यहां तक कि उस पर हमला भी कर दिया। लानत है। राजा जिनजिली ने अपने दांत पीस लिए। उसके पास अपनी ताकत का इस्तेमाल करने का कोई रास्ता नहीं था। यदि वह ग्लेज्ड डेथ दायरे में गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ होता तो वह नेदरवर्ल्ड रेस के उच्च आयाम वाले भगवान के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करने में कैसे असमर्थ होता। ये हमले ज्वार की तरह थे, एक के बाद एक लहरें। राजा जिनजिली शक्तिहीन हो गए और एक एक कदम पीछे हट गए। पेंग। सुनहरे पंखों की रक्षा अंततः टूट गई। उसके सामने कृपाण की रोशनी अजेय थी। राजा जिनजिली ने गुर्राहट के साथ कहा जब लाल आत्मा को नष्ट करने वाली बिजली ने उन पर प्रहार किया जिससे उनकी सुरक्षा एक बार फिर टूट गई। शून्य में एक विशाल शैतान प्रकट हुआ जो उसके दिव्य शरीर की ऊर्जा को खा रहा था और उसकी आत्मा को नष्ट कर रहा था। शापित पाताल लोक की जाति। राजा जिनजिली लड़ते लड़ते और अधिक हैरान हो गया। उसका घायल दिव्य शरीर लगभग अपनी सीमा पर था। वह भागना चाहता था लेकिन वह फंस गया था और हिल नहीं सकता था। कृपाण की रोशनी गिर गई और सुनहरे पंख फिर से टूट गए। पेंग। राजा जिनजिली का दिव्य शरीर चकनाचूर हो गया। एड्स बाय पब फ्यूचर। अगले ही क्षण भयानक इच्छाशक्ति प्रस्फुटित हुई। क्या राजा जिनजिली ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि एक उच्च आयाम का भगवान उस पर इच्छाशक्ति का विनाश करेगा। कितना हास्यास्पद है। तो क्या हुआ अगर उसकी इच्छाशक्ति बहुत कम हो गई थी। न केवल उसके पास शीर्ष स्तर की इच्छाशक्ति रक्षात्मक संत खजाना था बल्कि उसके पास शीर्ष सुप्रीमो के बराबर इच्छाशक्ति भी थी।
एक सरोवर, एक बैंगनी अष्टकोणीय निशान दिखाई दिया। पर्पल स्टॉर्म डायमंड का दबाव विनाशकारी था। उसी समय वांग ये ने निषिद्ध इच्छाशक्ति विस्फोट शोधन मंत्र का जाप किया। इरादे के बीज को निर्वाण स्टार के साथ जोड़ने और जीवन के स्वर्गीय मार्ग को समझने के बाद उनकी इच्छाशक्ति पहले से ही शीर्ष श्रेणी के सुप्रीमों के बराबर थी। निषिद्ध इच्छाशक्ति विस्फोट शोधन मंत्र की वृद्धि के साथ उसकी इच्छाशक्ति तुरंत सर्वोच्च स्तर के शिखर पर चढ़ गई और फिर राजा जिनजिली को दबाते हुए सबसे मजबूत विशेषज्ञ की दहलीज पर पहुंच गई। नहीं, राजा जिनजिली की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। उनकी पहले से ही बुरी तरह से घायल इच्छाशक्ति तीव्र इच्छाशक्ति के प्रभाव का सामना नहीं कर सकी। राजा जिनजिली वांग यी के तूफान जैसे हमलों के सामने शक्तिहीन हो गया। उसे एक बार फिर मौत का आगमन महसूस हुआ। उसकी इच्छाशक्ति ने मुक्त होने के लिए संघर्ष किया, लेकिन ये बेकार था। मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो, कृपया मुझे मत मारो, मैं तुम्हें कुछ भी दूंगा। ... राजा जिनजिली की इच्छाशक्ति टूटने के कगार पर थी। इस समय उसे दिव्य जातियों के चेहरे की कोई परवाह नहीं थी। अपनी जान बचाने के लिए उसने अपनी गरिमा की कीमत पर दया की भीख मांगी। अगर उम्मीद की एक किरण भी होती तो वह उसके लिए लड़ता। वह मरना नहीं चाहता था। मैं तुम्हें एक मौका दूंगा। राजा जिनजिली के कानों में एक दिव्य आवाज़ गूंजी, समर्पण करो या मर जाओ। वांग यी की इच्छाशक्ति का दबाव और भी मजबूत हो गया। त्रिरूपांतरण दर्पण उसके हाथ में प्रकट हुआ और उसका एकमात्र स्पष्ट भाग राजा जिनजिली की ओर गिरा, जिससे एक चमकदार प्रकाश निकल रहा था। राजा जिनजिली ने डर से अपनी आंखें बड़ी कर लीं, उनका चेहरा राख जैसा हो गया। शून्य में बैंगनी अष्टकोणीय स्वर्गीय दावसंत खजाने का दबाव बढ़ता रहा। वांग यी की इच्छाशक्ति का प्रभाव बिल्कुल भी नहीं रुका और लगातार तीव्र होता गया। राजा जिनजिली के पास सोचने का कोई समय नहीं था। या तो मरो या... वूश! त्रिरूपांतरण दर्पण चमक उठा। वांग यी की इच्छाशक्ति शिथिल हो गई जब उसने महसूस किया कि दर्पण के आखिरी हिस्से पर एक जीवन शक्ति प्रकट हुई है। एक सुनहरी रोशनी चमक उठी, अस्तव्यस्त और भरी हुई। राजा जिनजिली ने समर्पण किया। दिव्य जाति, ये तो ऐसा वैसा ही था। वांग ये ने स्वर्णिम रहस्यमय नक्काशी को तोड़ने से पहले स्वर्णिम पंख और खजाने को हटा दिया। राजा जिनजिली की ऊर्जा के बिना मरम्मत किया गया अव्यवस्थित स्पेसटाइम गेट कागज की तरह नाजुक था। स्पेसटाइम बिखर गया और ऊर्जा गायब हो गई। ग्रेट ब्लिस स्ट्रीम के पानी ने तुरंत अव्यवस्थित स्पेसटाइम गेट को नष्ट कर दिया। राजा जिनजिली की मौत ने स्काई रेस के विशेषज्ञों को भयभीत कर दिया। वे नेदरवर्ल्ड रेस के उच्च आयाम के भगवान के करीब जाने की हिम्मत नहीं कर पाए। एम्पायर पर विशेष सामग्री खोजें। चलो चलें। वांग ये की ठंडी निगाहें स्काई रेस के विशेषज्ञों पर घूम गईं। वह युद्ध के देवता की तरह अपने कृपाण को हाथ में लिए हुए अस्त व्यस्त स्पेसटाइम गेट के सामने खड़ा था। कृपाण राजा प्राचीन और लिंग शू तुरंत चले गए। स्काई रेस विशेषज्ञ ने उनका पीछा नहीं किया, क्योंकि वे पहले ही डर की हद तक पराजित हो चुके थे। वांग यी के निर्णायक हमलों के बाद तीनों बलपूर्वक वहां से चले गए। भयभीत स्काई रेस विशेषज्ञों का समूह अवाक रह गया और उनके मन में मिश्रित भावनाएं थीं। प्रभु को रिपोर्ट करो। राजा बेली की आवाज़ कर्कश थी, क्योंकि वह टूटे हुए अव्यवस्थित स्पेसटाइम गेट और राजा जिनजिली की मौत को देख रहा था। उसके शब्दों में बेबसी का संकेत था। वे बहुत शक्तिशाली हैं। आकाशीय तारा। दिव्य पुत्र लोटारो ने थोड़ा सा भौहें सिकुड़ी। हॉल का माहौल थोड़ा भारी था। आत्मिक जाति, मानव जाति, पाताल लोक की जाति। दिव्य पुत्र लोटारो हैरान था। यदि यह पाताल लोक की जाति के बजाय शक्ति की जाति होती तो उसे आश्चर्य नहीं होता। पाताल लोक की जाति कहाँ से आए? हाँ, तियान होंगजी ने उत्तर दिया। तुलना करने पर आत्मा जाति का सर्वोच्च आध्यात्मिक महारानी का शिष्य लिंग शू है। मानव जाति का सर्वोच्च आदिम तारे का प्राचीन कृपाण राजा है। जहाँ तक पाताल लोक जाति विशेषज्ञ की बात है तो हम निश्चित नहीं हैं। क्या तुम्हें यकीन है कि यह पाताल लोक की जाति है? दिव्य पुत्र लोटारो ने कुछ देर सोचने के बाद पूछा। हाँ, राजा बेईली ने जीवन संबंधी जानकारी की पुष्टि की है, तियान होंगजी ने कहा। नेदरवर्ल्ड रेस विशेषज्ञ बहुत शक्तिशाली है। उसने ही राजा जिनजिली को मारा था। एट नोवेलबन एट। दिव्य पुत्र भगवान लोटारो ने सिर हिलाया। आत्मिक जाति और मनुष्य दिव्य जाति को मारने की हिम्मत नहीं करेंगे। नेदरवर्ल्ड रेस स्वाभाविक रूप से डरी हुई नहीं थी। आखिरकार वे एक शीर्ष स्तरीय अराजकता वाली रेस थीं। स्वर्ण पंख वाली दिव्य जाति की तुलना में, जिसका केवल एक ही सच्चा ईश्वर था, वे अधिक निम्नतर नहीं थे। विशेष रूप से पूर्वी आदिम क्षेत्र में अब अराजकता फैल गई थी, जहां सभी जातियां क्षेत्र के लिए लड़ रही थीं। स्वर्ण पंख वाली दिव्य जाति, जिसने बड़ी संख्या में दिव्य क्षेत्रों पर कब्जा कर रखा था, सभी का लक्ष्य बन गई। स्पिरिट रेस और डार्क रेस ने मिलकर काम किया जब उन्होंने प्रिमोडियल स्टार पर हमला किया। हालांकि यह अभी भी काफी अप्रत्याशित है कि इस मामले में नेदरवर्ल्ड रेस शामिल है, तियान होंजी ने कहा।
दिव्य पुत्र लोटारो ने कहा, डार्क रेस ने नेचुरल स्टार खो दिया है और उच्च आयामी ब्रह्मांड में स्थिति जटिल है। उनके लिए नेदरवर्ल्ड रेस से मदद मांगना और स्पिरिट रेस के साथ सेना में शामिल होना सामान्य बात है। तियान होंजी ने कहा, मैं अव्यवस्थित स्पेसटाइम गेट की सुरक्षा के लिए सबसे मजबूत विशेषज्ञों को भेजने की व्यवस्था करूंगा और रक्षा को और मजबूत करूंगा। चलो थोड़ी देर प्रतीक्षा करें और देखें। दिव्य पुत्र लोटारो ने सिर हिलाया। तियान होंजी ने पूछा, क्या हमें मनुष्यों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए? दिव्य पुत्र लोटारो ने कहा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। कृपान राजा प्राचीन बस एक मामूली व्यक्ति है। उसके बारे में चिंता मत करो। क्या वह आदिम ब्रह्मांडीय समुद्र में जीवित रह सकता है या नहीं, यह एक समस्या है। सबसे महत्वपूर्ण बात रक्षा की दूसरी पंक्ति पर नज़र रखना है। हाँ माय लॉर्ड। वूश। कैस स्पेसटाइम शटल ने अराजकता ऊर्जा को भेद दिया और आदिम ब्रह्मांडीय सागर में उड़ान भरी। उन्होंने हमारा पीछा नहीं किया। लिंगशु को राहत महसूस हुई। अगर वे ऐसा करते हैं तो उन्हें मार डालो। सेबर किंग एंशिएंट उदासीन था। यहाँ तक कि गोल्डन विंग डिवाइन रेस के शीर्ष रैंक सुप्रीम की भी मृत्यु हो गई है। जब तक स्काई रेस में दिमाग है वे हमारे पीछे नहीं आएंगे। वांग ये ने ट्राई ट्रांसफिग्रेशन मिरर के साथ खेला। वह नेदरवर्ल्ड रेस में चला गया और फिर गोल्डन विंग डिवाइन रेस में। कृपान राजा प्राचीन की आंखें ईर्ष्या से भर गईं। यद्यपि यह पहचान बदलने वाली दिव्य वस्तु किसी की युद्ध क्षमता को नहीं बढ़ा सकती थी, फिर भी ये बहुत उपयोगी थी। आकाश जाति को यह समाचार मिल जाना चाहिए था। क्या कृपान राजा प्राचीन की पहचान उजागर होने से मनुष्यों पर प्रभाव पड़ेगा? लिंगशु ने पूछा। नहीं। वांग ये ने अपना सिर हिलाया। भाई प्राचीन मानव सर्वोच्चों के बीच कोई नहीं है। वह किसी भी पद पर नहीं है, इसलिए आकाश जाति उसे महत्व नहीं देगी। वे शायद उसे खोजने के लिए विशेषज्ञ भी न भेजें। कृपान राजा प्राचीन के मुंह का कोना फड़क उठा। हालांकि वांग ही सच कह रहा था, लेकिन ये थोड़ा कठोर लग रहा था। अगर तुम ही उजागर हो जाओगी तो ये परेशानी वाली बात होगी। लिंगशु ने हल्के से सिर हिलाया। वांग ये मुस्कुराया, वे मेरे पीछे ही आएंगे। एड्स बाय पब फ्यूचर। आदिम ब्रह्मांडीय सागर इतना विशाल था कि उसे मारना कहना जितना आसान था, करना उतना आसान नहीं था। हालांकि एक बार उसकी पहचान उजागर हो जाने पर उसके लिए कुछ और करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए उसने अभी भी खुद को छुपा रखा है। क्या तुम्हें डर नहीं है कि स्वर्ण पंख वाली दिव्य जाति तुम्हारे साथ हिसाब बराबर कर लेगी? लिंगशु ने वांग ये को देखा जो स्वर्ण पंख वाली दिव्य जाति के सदस्य में बदल गया था और आह भरी। ये सोचना कि प्रतिष्ठित दिव्य जाति का एक सदस्य इतना निर्बल था। मेरे साथ हिसाब बराबर करो। वांग ये दंग रह गया। उसने लिंगशु और सेबर किंग एंशिएंट की तरफ देखा। क्या वे तुम्हें नहीं ढूंढेंगे? कृपान राजा प्राचीन। लिंगशु। सही। हालांकि वांग ये वह था जिसने गोल्डन विंग दिव्य जाति के सुप्रीम को मार डाला था। वह नेदरवर्ल्ड रेस की पहचान का उपयोग कर रहा था। अब जब उसने फिर से अपना रूप बदल लिया था तो कोई भी उसे पहचान नहीं सका। लेकिन वे तो सहअपराधी थे। मैं बस मजाक कर रहा हूँ। वांग ये मुस्कुराया। गोल्डन विंग डिवाइन रेस अब मुश्किल में है। अगर वे बदला लेना चाहते हैं तो उन्हें शायद ईस्ट प्रिमिटिव टेरिटरी को पलटना होगा। राजा जिनजिली, जिसे मैंने पकड़ा था, ग्लेस डेथ रियल में गंभीर रूप से घायल हो गया था। उसके अधीनस्थों को भारी नुकसान हुआ और उनमें से लगभग कोई भी जीवित नहीं बचा। अन्यथा मैं उसे इतनी आसानी से नहीं हरा पाता। वांग ये सच कह रहा था। यदि राजा जिनजिली गंभीर रूप से घायल नहीं हुए होते तो केवल सुनहरे पंख जो अराजकता संत खजाने के बराबर थे उन्हें पीड़ा देने के लिए पर्याप्त होते। वह अपने दिव्य शरीर को तोड़ नहीं सकता था या अपनी इच्छाशक्ति को नष्ट नहीं कर सकता था। राजा जिनजिली के पास इच्छाशक्ति से रक्षा करने वाला संत खजाना था, लेकिन उसकी इच्छाशक्ति बहुत अधिक क्षतिग्रस्त हो गई थी और वह अब इच्छाशक्ति के प्रभाव का विरोध करने के लिए एक दीर्घकालिक रक्षा का निर्माण नहीं कर सकता था। इन सब के परिणामस्वरूप उसका दुखद अंत हुआ। स्वूश स्वूश। वांग ये ने एक जोड़ी फीके सुनहरे पंख निकाले। यह अच्छी बात थी। स्वर्ण पंख वाली दिव्य जाति के सुनहरे पंख ही वह वंश था जिस पर उन्हें सबसे अधिक गर्व था। गुप्त तकनीकों की साधना, बहुमूल्य खजानों के साथ तड़का लगाने, भौतिक वस्तुओं के स्वर्गीय मार्ग की साधना करने तथा विभिन्न कठोर पदार्थों के साथ सम्मिलन के माध्यम से स्वर्ण पंखों वाली दिव्य जाति के स्वर्ण पंखों को निरंतर मजबूत किया जा सकता है। वे दोनों एक ही वंश के थे और सबसे शक्तिशाली हथियार थे। दुर्भाग्यवश यह एक खाली स्लेट थी जब तक कि वह स्वर्ण पंख वाली दिव्य जाति की गुप्त तकनीकों में निपुणता प्राप्त नहीं कर लेता। जैसा कि कहा गया है, खाली स्लेट भी बहुत मजबूत और काफ़ी उपयोगी थी। आखिरकार यह उतना ही कठिन था जितना कि अराजकता संत का खजाना जो एक प्राचीन रत्न खजाने को तोड़ सकता है। कोई कल्पना कर सकता है कि यह कितना कठिन था। लिंगशु, क्या महान आनंद दिव्य क्षेत्र में कोई लोहार हैं? वांग ये ने पूछा। लिंगशु, इसे दिव्य हथियार शोधन महल कहा जाता है। वही बात, क्या वे इन सुनहरे पंखों को हथियार में बदल सकते हैं? वांग ये ने पूछा।
जरूर, लेकिन ये काफी महंगा है, लिंग शू ने कहा। ठीक है, वांग ये ने कहा। ओह, ठीक है, लिंग शू, क्या तुम मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हो? गंतव्य, महान आनंद दिव्य डोमेन। कैस स्पेस टाइम शटल ने तीव्र गति से उड़ान भरी, जिससे मूल 500 वर्ष की यात्रा केवल 3 वर्ष में सिमट गई। लिंग शू ने कहा, ग्रेट ब्लिस डिवाइन डोमेन पर पहुंचने के बाद कैस स्पेस टाइम शटल की मरम्मत की ज़रूरत है। इसे बहुत लंबे समय तक इस्तेमाल नहीं किया गया है, इसलिए इसकी सामग्री थोड़ी खराब हो गई है और यह पहले से ही क्षतिग्रस्त है। एड्स बाय पब फ्यूचर, वांग ये ने सिर हिलाया। आखिरकार, ये सेकंड हैंड था। ये सामान्य बात थी। ये पहले से ही काफ़ी अच्छा था कि उनके पास ये था। हमें उड़ान के लिए आवश्यक अराजक ऊर्जा क्रिस्टल भी खरीदने की ज़रूरत है। यह मॉडल बहुत पुराना है, लिंग शू ने कहा। अराजक ऊर्जा क्रिस्टल की खपत नए मॉडल की तुलना में लगभग दोगुनी है। ये वास्तव में एक पुराना शटल है। वांग ये ने मन ही मन कोसा। ऐसा क्यों लगता था कि हर जगह पैसे की ज़रूरत है? उसने तो महान आनंद दिव्य क्षेत्र में प्रवेश भी नहीं किया था और उसे पहले से ही धन कमाना शुरू करना था। वांग ये ने लिंग शू की ओर देखा, जिसने अपना सिर दूसरी ओर घुमा लिया। कुछ उपकरण बेचने के बाद ये कोई समस्या नहीं रह जाएगी। वांग ये के पास बहुत कुछ था। उच्च आयामी जातियों के बीच युद्ध और निम्न आयामी जातियों के बीच युद्ध से उपज बहुत अधिक थी। एम्पायर से अधिक सामग्री का आनंद लें। उन्होंने राजा जिनजिली से 3 स्वर्गीय दाओ संत खजाने भी प्राप्त किए थे। बेशक, सबसे मूल्यवान वस्तु अजेय सुनहरे पंखों की जोड़ी थी, जो अराजकता संत खजाने के बराबर थी। दिव्य जातियां धनी थीं। अब जब मैं स्वर्ण पंख वाली दिव्य जाति का सदस्य बन गया हूं, तो मैं इस पहचान का उपयोग उच्च आयामी ब्रह्मांड में लौटने पर कर सकता हूं। वांग ये गहरी सोच में डूबा हुआ था। अराजकता के देवता जिनकी आकाश जाति मंदिरों में पूजा करती थी, वे इसी जाति से थे। वे आदिम ब्रह्मांडीय सागर में आकाश जाति के बॉस थे। यदि वह स्वर्ण पंख वाली दिव्य जाति की पहचान के साथ आदि तारे के पास गया तो क्या होगा? इस बात की बहुत अधिक संभावना थी कि तियान युमो द्वारा उसका पर्दाफाश कर दिया जाएगा। यह महिला न केवल बुद्धिमान थी, बल्कि उसका उसके साथ गहरा रिश्ता भी था। सौभाग्य से आकाश जाति की रक्षा पंक्ति उसके नियंत्रण में नहीं बल्कि आकाशीय तारे के नियंत्रण में है। वांग ये ने मन ही मन सोचा। अन्यथा, नर्क जाति के उच्च आयाम के स्वामी की संदिग्ध पहचान को देखते हुए तियान युमो को उस पर संदेह हो सकता है। उसे अभी भी उससे छुटकारा पाने का कोई रास्ता सोचना था। ऐसा किए बिना उसके लिए अपने गुरु को बचाना बहुत कठिन होता। प्रिमोडियल स्टार को वापस लेना तो दूर की बात है। चलो इसे अभी के लिए एक तरफ रख देते हैं। वांग ये अपने मूल रूप में लौट आया और त्रिरूपांतरण दर्पण को एक तरफ रख दिया। स्वर्ण पंख वाली दिव्य जाति की पहचान निश्चित रूप से उपयोगी होगी, चाहे वह आदिम ब्रह्मांडीय सागर में हो या उच्च आयामी ब्रह्मांड में। यद्यपि उन्होंने रक्षा की दूसरी पंक्ति को बलपूर्वक तोड़कर भारी हंगामा मचा दिया था, फिर भी उनकी उपलब्धियां छोटी नहीं थीं। का शुभारंभ। 10,000 वर्ष का समय बहुत लंबा नहीं था, लेकिन वांगी अब बहुत आश्वस्त था। वह इस अवधि के दौरान अपने गुरु को बचाने का कोई उपाय अवश्य सोच सकेगा। वूश, कैस स्पेस टाइम शटल तेज था। पहले वर्ष में अभी भी कुछ स्काई रेस संतरी मौजूद थे। हालांकि दूसरे वर्ष में जब वे अव्यवस्थित स्पेस टाइम गेट से बाहर निकले तो उन्होंने शायद ही कभी कुछ देखा। एड्स बाय पब फ्यूचर, तीसरे वर्ष तक कोई बाधा नहीं रही। कैस स्पेस टाइम शटल में सेबर किंग एंशिएंट और लिंग शू पहले से ही एक दूसरे से परिचित थे। एक व्यक्ति आदिम ब्रह्मांडीय समुद्र के बारे में कुछ नहीं जानता था। वह रास्ते में सवाल पूछता रहा और अथक ज्ञान प्राप्त करता रहा। दूसरा आध्यात्मिक महारानी का शिष्य था जो ज्ञानी था और शिक्षक बनना पसंद करता था। कुछ ऐसी जानकारी थी जिसके बारे में लिंग शू ने बताया था, जिसे वांगी ने पहले कभी नहीं सुना था। इस दौरान उन्होंने बहुत सारी उपयोगी जानकारी हासिल की। हालांकि आदिम ब्रह्मांडीय सागर पर मोटे तौर पर पकड़ बनाने के लिए उसे अभी भी महान आनंद दिव्य क्षेत्र में प्रवेश करने की आवश्यकता थी। वहां न केवल वह आदिम ब्रह्मांडीय सागर के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर सकता था, बल्कि वह पूर्व आदिम क्षेत्र की वर्तमान स्थिति और खुफिया जानकारी के बारे में भी पता लगा सकता था। इससे उसके लिए बाद में कार्रवाई करना अधिक सुविधाजनक हो जाता। अपने शिक्षक को बचाने के उपाय के अलावा उसे अपनी ताकत बढ़ाने का उपाय भी सोचना था। मजबूत बनना बहुत महत्वपूर्ण था। केवल पर्याप्त शक्ति के साथ ही वे आदिम ब्रह्मांडीय समुद्र में जीवित रह सकते थे और मानव जाति की रक्षा कर सकते थे। अन्यथा वह वुतियान के पदचिन्हों पर ही चलता। यह अभी भी बहुत दूर है। वांगे ने वुतियान द्वारा उसकी चेतना में छोड़े गए संकेत को महसूस किया। यह अभी भी महान आनंद दिव्य क्षेत्र से बहुत दूर था। वह अजीब था। क्या वुतियान कभी इतनी दूर तक गया था? उसके लिए यह मुश्किल होगा कि वह सब हासिल कर ले जो वुतियान ने थोड़े समय में पीछे छोड़ दिया था। हालांकि वांगे जल्दी में नहीं था। चलो पहले हम शांत हो जाएं। भले ही उन्हें महान परमानंद दिव्य डोमेन में अपनी पहचान दर्ज करनी थी,
लेकिन भाई प्राचीन ने पहले ही अराजक स्पेसटाइम गेट पर लड़ाई के दौरान खुद को उजागर कर दिया था, इसलिए इसे कोई फर्क नहीं पड़ा। जहां तक उसकी बात है तो वह अपनी इच्छानुसार तीनों पहचानों के बीच बदलाव कर सकता है। यह यात्रा वास्तव में घटनापूर्ण थी। कृपान राजा प्राचीन वांग्ये के पास खड़ा था और बाहर देख रहा था। वांग्ये ने हल्के से सिर हिलाया। जब वे उड़ रहे थे तो उन्हें हर जगह कत्लेआम दिख रहा था। यह विशेष रूप से जन्मजात अराजकता के क्षेत्रों में था। वे बस पास से गुजरते हुए भी मजबूत टकरावों को महसूस कर सकते थे। सर्वोच्च, सबसे मजबूत विशेषज्ञ और विभिन्न जातियों ने अंतहीन लड़ाई लड़ी। लिंगशु के अनुसार पूर्व आदिम क्षेत्र वर्तमान में अराजकता में था, लेकिन उसे अराजकता पसंद थी। आखिरकार अराजकता अवसर और अनंत संभावनाओं के साथ साथ विकास बिंदुओं का भी प्रतिनिधित्व करती है। यद्यपि वह आदिम ब्रह्मांडीय सागर में सबसे महत्वहीन निम्नायामी जाति थी, लेकिन किसने कहा कि निम्नायामी जातियां अपना नाम नहीं बना सकतीं? भविष्य में वह न केवल पूर्व आदिम क्षेत्र में खुद को स्थापित करेगा, बल्कि आदिम ब्रह्मांडीय सागर में भी स्वतंत्र रूप से विचरण करेगा। वह मानव जाति के उत्थान का नेतृत्व करेंगे। वूश, अराजकता अंतरिक्ष समय की गति धीमी हो गई। धीरे धीरे आसपास का माहौल जीवंत होता गया। समय समय पर कैस स्पेसटाइम शटल दिखाई देते, जो ऐसे उड़ते जैसे वे किसी अंतरिक्ष चालित क्षेत्र में प्रवेश कर गए हों। विभिन्न जातियों के विशेषज्ञ उनकी आंखों में प्रवेश कर गए। उनमें उच्च आयामी जातियां, अराजकता जातियां और यहाँ तक कि विभिन्न दिव्य जातियां भी थीं। ये वह स्थान है जहाँ करोड़ों प्रजातियां रहती थीं, आदिम ब्रह्मांडीय सागर। हम यहाँ हैं। लिंगशु की आवाज़ गूंजी। कैस स्पेसटाइम शटल धीरे धीरे रुका और भिनभिनाने जैसी ध्वनि निकाली। वे महान आनंद दिव्य क्षेत्र में आ गए हैं। ये दिव्य क्षेत्र है। वांग्ये ने दूरी में असीम क्षेत्र को देखा। तारे डोमेन के बाहर बिखरे हुए थे, जिससे एक सुंदर और शानदार झरने जैसी तारा स्क्रीन बन गई थी। विदेशी जातियों के विशेषज्ञ अपनी इच्छानुसार आते जाते थे, स्टार स्क्रीन के माध्यम से चक्कर लगाते हुए। उनमें ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली विशेषज्ञ और सर्वोच्च लोग शामिल थे। ईश्वरीय क्षेत्र में ऐसे विशेषज्ञ सामान्य प्रतीत होते थे। उल्लेखनीय बात यह है कि सभी विशेषज्ञ प्रवेश करते या बाहर निकलते समय स्टार स्क्रीन से होकर गुजरे। केवल कैस देवताओं को ही कैस स्पेसटाइम शटल पर सवार होकर प्रवेश करने का विशेषाधिकार है, लिंगशु ने समझाया। वांग्ये ने सिर हिलाया। क्या अब हम अंदर चलें? 1 मिनट रुको। लिंगशु ने चारों ओर देखा। अचानक उसकी खूबसूरत आंखें चमक उठीं। वह उड़ी और उत्साह से अपने हाथ हिलाए। शिशी, यहाँ आओ। दूरी पर स्पिरिट रेस की एक लड़की भी इधर उधर देख रही थी। जब वह उड़कर आई तो उसके चेहरे पर एक प्रसन्न मुस्कान थी। वह लिंगशु की तरह ही दुबली पतली थी। उसके कपड़े, जो स्पिरिट रेस के लिए खास थे, थोड़े उभरे हुए थे। उसकी पतली भुजाएं बर्फ की तरह गोरी थीं। उसका सुंदर चेहरा, जो लिंगशु की हूबहू नकल लग रहा था, उत्साह से भरा हुआ था। बहन, तुम आखिरकार वापस आ गई। हाँ हाँ, लिंगशु ने खुशी से लिंगशे का हाथ पकड़ लिया। दोनों बहनें, जिन्होंने बहुत समय से एक दूसरे को नहीं देखा था, लगातार बातें कर रही थीं। वांग्ये ने उत्सुकता से जुड़वा बच्चों को देखा। चाहे वह रूप हो, आकृति हो या आवाज हो, वे लगभग एक जैसे थे। हालांकि उनके लिए उन्हें पहचानना मुश्किल नहीं था। उनके शरीर के अनुपात, आकार और विशेषताओं में कुछ सूक्ष्म अंतर थे। क्या तुम वांग्ये हो? लिंगशे ने अपने हाथ पीछे करके सेबर किंग एंशिएट के पास चली गई। उसने उसका आंकलन किया। तुम इतने बूढ़े क्यों लग रहे हो? क्या सभी इंसान ऐसे ही होते हैं? तुम भी बहुत स्मार्ट नहीं लग रहे हो। कृपान राजा प्राचीन, वह वांग्ये नहीं है। लिंगशु थोड़ा शर्मिंदा हुआ। वह कोई और इंसान है जो हमारे साथ यात्रा कर रहा है। तुमने उसका जिक्र ही नहीं किया। लिंगशे उलझन में दिखी। मुझे लगा कि तुम सिर्फ वांग्ये के साथ यहाँ आए हो। कृपान राजा प्राचीन, उसने अपनी तरफ इशारा करते हुए असहाय भाव से कहा, वह वांग्ये है। उसे लिंगशे ने असमंजस में देखा। पाताल लोक की जाति अंधेरे में छिपे शैतान की तरह थी। वह इतना भयानक लग रहा था कि कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं कर सकता था। तुमने जीवन को छुपाने की तकनीक का इस्तेमाल किया। लिंगशे ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और उसकी नाजुक नाक सिकुड़ गई। कितना चालाक, ये सोचना कि मेरी बहन तुम्हारी तारीफ करती रही, कहती रही कि तुम होशियार और काबिल हो। लिंगशु ने गुस्से से कहा। नमस्ते। वांग्ये ने मुस्कुराकर उसका अभिवादन किया। उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि लिंगशु उसकी प्रशंसा करेगा। मैं समझ गया, तुम्हारे बहुत सारे दुश्मन हैं, इसलिए तुम अपनी पहचान उजागर होने से डरते हो। लिंगशे समझ गया। ईमानदारी से कहूं तो ये कुछ भी नहीं है। ईश्वरीय क्षेत्र में हत्या और लड़ाई वर्जित है। अगर तुम्हारी पहचान उजागर हो भी जाए तो कोई बात नहीं, परेशानी से बचना बेहतर है, वांग्ये ने कहा। ओहे, लिंगशे ने सिर हिलाया। क्या आप जीवन डोमेन मोती लाए हैं? लिंगशु ने पूछा। हाँ। लिंगशे ने 2 कांच जैसे मोती निकाले और उन्हें वांग्ये और कृपान राजा प्राचीन को सौंप दिया। धन्यवाद।
वांग ये ने इसे स्वीकार कर लिया। ये ईश्वरीय क्षेत्र की अस्थायी पहचान थी। इसमें प्राणशक्ति भरकर वह इसे अपनी इच्छाशक्ति से बांध सकता था। दिव्य क्षेत्र में प्रवेश करने और बाहर निकलने के लिए जटिल प्रक्रियाओं की आवश्यकता नहीं थी। केवल दिव्य क्षेत्र में लंबे समय तक रहने वाले लोगों को ही इन प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता था। स्वूश, जीवन डोमेन मोती तुरंत चमक उठा। उसकी चेतना जुड़ गई और उसके ऊपर संख्या 1 प्रकट हो गई। इसका अर्थ था कि वह 1 वर्ष तक महान आनंद दिव्य क्षेत्र में रह सकता था। वांग ये ने लिंग शू की ओर देखा। दोनों बहनें बहुत कंजूस थीं। क्या वे उसे और समय नहीं दे सकती थीं? लिंग शे, उन्हें महान आनंद दिव्य क्षेत्र से परिचित कराने के लिए ले आओ। मैं पहले बुजुर्गों से मिलने के लिए आत्मा शुभ मंडप में वापस जा रहा हूँ। लिंग शू ने कहा। ठीक है, लिंग शे ने आज्ञाकारी ढंग से उत्तर दिया। वह एक पल के लिए झिझकी। बहन, तुम्हें मानसिक रूप से तैयार रहना होगा। बुजुर्गों ने पहले ही कई बैठकें की हैं, लेकिन वे आम सहमति तक नहीं पहुंच पाए हैं। क्या कुछ हुआ? क्या आध्यात्मिक महारानी और महान बुजुर्ग पहले भी एक ही पृष्ठ पर नहीं थे? लिंग शू ने थोड़ा भौहें सिकोड़ी। लिंग शे ने वांग यी और सेबर किंग एंशिएंट को देखा और कुछ देर रुककर कहा, जब आप वापस आएंगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, लिंग शू ने आगे कुछ नहीं पूछा। मैं उन्हें तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ। वांग ये आध्यात्मिक महारानी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अतिथि है। उसके साथ अच्छा व्यवहार करो और एक मेजबान के रूप में अपना काम करो। ठीक है बहन, लिंग शे ने सिर हिलाया। लिंग शू ने वांग ये की ओर रुख किया। मैं आध्यात्मिक साम्राज्य द्वारा मुझे सौंपे गए महत्वपूर्ण मामलों को निपटाने के लिए आध्यात्मिक शुभ मंडप में वापस जा रहा हूँ। काम पूरा होने के बाद मैं आकर तुम लोगों से मिलूंगा। ठीक है, वांग ये मुस्कुराया। उसने ज्यादा कुछ नहीं पूछा। आखिरकार यह आत्मा जाति का आंतरिक मामला था। हालांकि स्थिति को देखते हुए आध्यात्मिक महारानी की अधिक सैनिकों की मांग करने की योजना फिर से विफल होने वाली थी। शक्ति जाति स्वतंत्र रूप से लड़ती है, जबकि आत्मा जाति शक्ति के लिए बहुत अधिक उग्रता से लड़ रही है। वांग ये ने आह भरी। हर परिवार की अपनी कठिनाइयां होती हैं। महान आनंद दिव्य क्षेत्र में प्रवेश करें। वांग ये और सेबर राजा प्राचीन ने आश्चर्य के साथ लिंग शे का पीछा किया। जैसे ही वे स्टार स्क्रीन पर पहुंचे, लाइफ डोमेन पल चमक उठा और वे आसानी से उसमें से गुजर गए। बाहर से कोई केवल महान आनंद दिव्य क्षेत्र की संपूर्णता को ही देख सकता था। वास्तव में इसमें प्रवेश करने के बाद ही कोई राजसी दिव्य क्षेत्र के पूर्ण रूप को देख सकता है। वहां कई खूबसूरत इमारतें, हलचल भरे शहर, ऊंचे पहाड़, खूबसूरत हवेलियां और सुनहरे महल थे। महान आनंद दिव्य क्षेत्र सर्वव्यापी था। इसमें आदिम ब्रह्मांडीय समुद्र की अरबों प्रजातियों और सभी प्रकार के जीवित रूपों को स्थान मिला। दिव्य क्षेत्र के केंद्र में एक स्तंभ था जो स्वर्ग तक पहुंचता था, जिसका कोई अंत नजर नहीं आता था। तारे उसमें गिरकर चमकने लगे। अराजकता ऊर्जा के साथ मिश्रित असीम जन्मजात ऊर्जा दिव्य क्षेत्र के ऊपर आकाश में बादलों की तरह तैर रही थी। हर जगह विभिन्न जन्मजात महान पथों और उच्च आयामी दिव्य पथों को समझा जा सकता है। कुछ परिचित थे जबकि अन्य अपरिचित थे। अपना सिर ऊपर उठाकर देखने पर बादलों के ऊपर एक आश्चर्यजनक शक्तिशाली दबाव का एहसास होता था। साथ ही ऐसे कानूनों का अस्तित्व भी होता था जो दिल को दहला देते थे। ये ईश्वरीय क्षेत्र की छत की तरह था, एक ऐसा अस्तित्व जिसकी निंदा नहीं की जा सकती थी। शक्तिशाली शक्ति स्वर्ग की तरह थी जो सब कुछ देख रही थी। यह महान आनंद पृथ्वी चरमपथ है। ये बहुत अच्छा होगा यदि एक दिन ऐसा आए जब हमारे आत्मा जाति विशेषज्ञ चरम अराजकता पथ को समझ सकें और सियोन में प्रवेश कर सकें, लिंग शे ने समझाया। उसकी खूबसूरत आंखें आशा से चमक रही थीं। वांग ये ने महान आनंद पृथ्वी चरम पथ के नियमों के विकास को देखा और धीरे से कहा, ऐसा दिन आएगा। सियोन क्या है? कृपान राजा प्राचीन ने पूछा। यह ऊपरी दिव्य क्षेत्र है, लिंग शे ने परिचय दिया। केवल वे विशेषज्ञ ही इसमें प्रवेश कर सकते हैं जिन्होंने महान आनंद पृथ्वी चरम पथ को समझ लिया है। कृपान राजा प्राचीन अभी भी उलझन में था। वांग ये ने बताया, अराजकता चरम पथ आदिम ब्रह्मांडीय सागर के नामात्र महान पथ हैं। वे उच्च आयामी स्वर्गीय पथों से ऊपर हैं और 4 स्तरों में विभाजित हैं, अर्थात पृथ्वी चरमपथ, स्वर्ग चरमपथ, परमपथ और चरमपथ। प्रत्येक दिव्य क्षेत्र अराजकता चरमपथ का विकास है। इसलिए दिव्य क्षेत्रों को भी 4 स्तरों में विभाजित किया गया है, अर्थात पृथ्वी दिव्य क्षेत्र, स्वर्गीय दिव्य क्षेत्र, परम दिव्य क्षेत्र और अनंत दिव्य क्षेत्र। महान परमानंद दिव्य क्षेत्र एक पृथ्वी दिव्य क्षेत्र है जो सबसे निचला स्तर है। कृपान राजा प्राचीन अंततः समझ गया। वह वर्तमान में उच्च आयामी स्वर्गीय मार्गों की साधना कर रहे थे जो उच्च आयामी ब्रह्मांड में मार्गों का उच्चतम रूप थे। स्वाभाविक रूप से आदिम ब्रह्मांडीय सागर में ऐसा नहीं था। यहाँ अराजकता के चरम पथ और भी अधिक शक्तिशाली और जटिल थे। क्या स्वर्ण पंखों वाली दिव्य जाति वहां पर है? कृपान राजा प्राचीन ने पूछा। एड्स बाय पब फ्यूचर, कोई भी व्यक्ति जो महान आनंद पृथ्वी चरम पथ को समझ सकता है वह सियोन में प्रवेश कर सकता है।
स्वर्णपंख वाली दिव्य जाति केवल दिव्य राजा डोंगियन द्वारा नियुक्त दिव्य क्षेत्र का नियंत्रक है, मालिक नहीं, वांग ये ने कहा। मैं समझ गया। मैंने सोचा था कि दैवीय क्षेत्र आदिम अराजकता सितारों की तरह परिष्कृत थे, सेबर किंग एंशिएंट ने कहा। लिंगशी ने हंसते हुए कहा, यह कैसे संभव है? दिव्य क्षेत्र महान आदिम नियंत्रक द्वारा स्थापित किए गए हैं। वे आदिम अराजकता सितारों से पूरी तरह से अलग हैं। वांग ये ने सिर हिलाया। एक का निर्माण हुआ जबकि दूसरा प्राकृतिक रूप से पैदा हुआ। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि मैं स्वर्णपंख वाली दिव्य जाति को अधिक नहीं देख पाता हूँ, कृपाण राजा प्राचीन ने कहा। वे अब व्यस्त हैं। दिव्य राजा डोंगयिन की अचानक मृत्यु के बाद सभी अराजक जातियों की नज़र दिव्य क्षेत्रों पर है और वे उन्हें अपने लिए लेना चाहते हैं, लिंगशी ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या डोंगयिन आदिम जाति को इसकी परवाह नहीं है? वांग ये ने पूछा। वे दिव्य राजा डोंगयिन की लाश की तलाश में व्यस्त हैं, उनकी अचानक मौत के कारण की जांच कर रहे हैं और डोंगक्सी दिव्य मोती की खोज कर रहे हैं। उनके पास इनकी परवाह करने का समय कैसे हो सकता है? लिंगशी ने कहा। अगर अन्य दिव्य जातियों को मोती मिल जाता है तो उन्हें आदिम जाति के रूप में अपना उच्च और शक्तिशाली स्थान भी छोड़ना पड़ सकता है। वांग ये ने सिर हिलाया। आदिम ब्रह्मांडीय सागर में एक जाति अवमानना श्रृंखला थी। सर्वोच्च स्तर स्वाभाविक रूप से 5 आदिम जातियां थीं जो 5 आदिम क्षेत्रों को नियंत्रित करती थीं। उदाहरण के लिए, डोंगयिन आदिम जाति जो पूर्वी आदिम क्षेत्र पर शासन करती थी, उसका एक दिव्य राजा देखरेख करता था और आदिम कानूनों को नियंत्रित करता था। आदिम क्षेत्र की ताकत के साथ वे आसानी से ब्रह्मांडीय सागर सच्चे देवताओं को दबा सकते थे। दूसरा स्तर दिव्य जातियों का था जो दिव्य क्षेत्रों को नियंत्रित करती थीं। उनमें से बहुत सारे थे। प्रत्येक आदिम क्षेत्र में कम से कम कुछ दर्जन से लेकर 100 तक थे। ऐसा कहा जाता है कि प्रत्येक दिव्य जाति की शक्ति भिन्न भिन्न थी। उदाहरण के लिए, पूर्वी आदिम क्षेत्र में शीर्ष दिव्य जाति जेड ब्यूटी दिव्य जाति थी। उनके पास दर्जनों कॉस्मिक सी ट्रू गॉड्स थे जो उन्हें डोंगयिन आदिम जाति के लगभग बराबर बनाते थे। स्वर्णपंख वाली दिव्य जाति की तुलना में, जिसके पास केवल एक ब्रह्मांडीय सागर सच्चा भगवान था, वे कई गुना अधिक शक्तिशाली थे। आगे चलकर अराजकता जातियां थीं, जिनके पास अराजकता देवता थे जो उनकी सबसे मजबूत युद्ध शक्ति थे। उनकी संख्या और भी ज्यादा थी। शक्तिशाली लोग पाताल लोक की जाति के समान थे जबकि साधारण लोग शक्ति की जाति के समान थे। आत्मा जाति भी एक समय अराजकता जाति थी, लेकिन उनका अराजकता भगवान गिर गया था। अंत में यह उच्च आयामी दौड़ थी। आकाश जाति, अंधकार जाति और वर्तमान आत्मा जाति सभी उच्च आयामी जातियां थीं। उच्च आयामी ब्रह्मांड में जहां वे पैदा हुए थे, वहां विशाल आदिम ब्रह्मांडीय सागर में उनमें से अनगिनत थे। अपनी रक्षा के लिए वे प्रायः अराजकतावादी जातियों या दैवीय जातियों के सामने आत्मसमर्पण कर देते थे। अन्यथा वे अपने स्वयं के उच्च आयामी ब्रह्मांड की रक्षा करने में भी सक्षम नहीं हो सकेंगे। जहां तक कम आयामी जातियों का सवाल है, वे आमतौर पर आदिम ब्रह्मांडीय सागर में नहीं दिखाई देती। आदिम ब्रह्मांडीय सागर में दिखाई देने वाली कोई भी जाति मूल रूप से उच्च आयामी ब्रह्मांडीय को परिष्कृत करती और उच्च आयामी जातियों की श्रेणी में आती। तो आकाश जाति और डाक जाति आदिम ब्रह्मांडीय समुद्र में इतनी अस्पष्ट हैं। कृपाण राजा प्राचीन जटिल महसूस किया। अन्यथा वे निम्न आयामी जातियों को उच्च आयामी ब्रह्मांड छोड़ने से हर कीमत पर क्यों रोकेंगे? वांग ये मुस्कुराया। ऐसा इसलिए है क्योंकि उनमें आत्मविश्वास नहीं है। आखिरकार वे खुद भी सिर्फ कामगार हैं। वांग ये ने कहा, आकाश जाति के पैतृक सितारे को देखो, जो 5 देवताओं द्वारा विभाजित और परिष्कृत किया गया है जिन्होंने मंदिर बनाए हैं। वे सभी स्वर्णपंख वाली दिव्य जाति के देवता हैं। आकाश जाति के पास एक भी नहीं है। युद्ध में जाने वाला आकाश राजा दल पूरी तरह से स्वर्णपंख वाली दिव्य जाति के लिए है। डाक जाति का हेड सितारा भी है, जिसके पीछे नेदरवर्ल्ड जाति है। एट नोवेल्बन एट। इसी प्रकार डार्क एबिस लीजन को नेदरवर्ल्ड रेस के लिए स्थापित किया गया था। आकाश जाति और अंधकार जाति एक दूसरे से लड़कर उच्च आयामी ब्रह्मांडीय को क्यों नहीं छीन सकती? क्योंकि वे सिर्फ गुलाम हैं। शिको अपना मार्गदर्शक बनाकर वांग यी और सेबर किंग एंशिएंट ने स्वयं को महान परमानंद दिव्य क्षेत्र से परिचित कराया। ये जगह बहुत विशाल थी। कैस स्पेस टाइम शटल के बिना इस जगह को पूरी तरह से एक्सप्लोर करने में कम से कम 10,000 साल लग जाते। ग्रेट ब्लिस डिवाइन डोमेन में सबसे जीवंत क्षेत्र एक घाटी, 3 शहर और 9 जिले हैं। लिंगशिप बहुत जीवंत थी क्योंकि वह बात कर रही थी। घाटी ग्रेट ब्लिस घाटी है जो दिव्य डोमेन का केंद्र है। ये स्वर्ग को जोड़ने वाले स्तंभ पर है जो सियोन की ओर जाता है। ये ग्रेट ब्लिस डिवाइन डोमेन में सबसे प्रसिद्ध साधना स्थल है। 3 शहर डोंगयिन सिटी, जेड ब्यूटी सिटी और गोल्डन विंग्स सिटी हैं। हर दिव्य क्षेत्र में डोंगयिन सिटी है। उनके पीछे डोंगयिन आदिम जाति है। ये सुरक्षित और विश्वसनीय है। जेड ब्यूटी सिटी पर जेड ब्यूटी दिव्य जाति का नियंत्रण है। ईस्ट प्रिमिटिव टेरिटरी में हर कोई डोंगयिन प्रिमिटिव जाति से दूर रह सकता है, लेकिन वे वास्तव में जेड ब्यूटी दिव्य जाति का सम्मान करते हैं।
9 जिले हैं: ज्वाला पर्वत जिला, शुभ जिला, हलचल जिला, 9 रंग वाला जिला। हर जिले की अपनी अनूठी विशेषताएं होती हैं। गोल्डन लीफ डिस्ट्रिक्ट, जहां हम वर्तमान में हैं, में पूरे ग्रेट ब्लिस डिवाइन डोमेन में लेन देन की मात्रा और आवृत्ति सबसे अधिक है। हालांकि कुल लेन देन का मूल्य 3 प्रमुख शहरों जितना अधिक नहीं है और व्यापार किए गए खजाने उतने कीमती नहीं हैं, लेकिन यह उच्च आयामी जातियों के लिए अधिक उपयुक्त है। वांग ये ने चारों ओर देखा। सभी प्रकार के सामानों को देखकर उसे प्रिमोडियल स्टार के उन दिनों की याद आ गई जब वह चिंतामुक्त और आरामदेह था। लिंगशु उसे यहाँ जानबूझकर नहीं लाया था, बल्कि इसलिए लाया था क्योंकि आत्मा शुभ मंडप गोल्डन लीफ जिले से ज्यादा दूर नहीं था। अब हम क्या करें? कृपान राजा प्राचीन ने पूछा। पैसा कमाओ। अगर हम इसके लिए भुगतान नहीं करते हैं, वांग ये ने कहा, हमारा लाइफ डोमेन पल 1 साल में समाप्त हो जाएगा और हमें निष्कासित कर दिया जाएगा। क्या आप हमेशा के लिए महान आनंद दिव्य क्षेत्र में रहने की योजना बना रहे हैं? कृपान राजा प्राचीन स्वर्ण पंख वाली दिव्य जाति द्वारा नियंत्रित दिव्य क्षेत्र में रहने में थोड़ा असहज था। वांग ये को कोई हिचक नहीं थी। आखिरकार उन्होंने पैत्रिक स्टार और 9 आपदा स्टार में रहने का आनंद लिया था। इसके अलावा महान आनंद दिव्य क्षेत्र का स्वर्ण पंख वाली दिव्य जाति से कोई लेना देना नहीं था। सबसे अच्छे रूप में वे उन्नत नौकर थे। खैर, वे आकाश जाति की तुलना में उच्च स्तर पर थे, इसलिए उन्हें एक छोटा नेता माना जा सकता था जो महान आनंद दिव्य डोमेन में कुछ लाभ प्राप्त कर सकता था। वांग ये ने सिर हिलाया। यहाँ सुरक्षित है। चलो पहले आराम करने के लिए एक जगह ढूंढते हैं और आदिम ब्रह्मांडीय समुद्र की स्थिति और नियमों को समझते हैं। हम कार्य करने से पहले योजना बनाएंगे। अधिक जानकारी के साथ ही हम योजना के अगले चरण पर निर्णय ले सकते हैं। कृपान राजा प्राचीन ने वांग ये की व्यवस्था पर भरोसा किया। जल्द ही लिंगशु उन दोनों को खजाना इकट्ठा करने वाले मंडप में ले आया जो खजाने इकट्ठा करने में माहिर था। वांग ये ने 2 स्वर्गीय दाओ संत खजाने बेचे जो दोनों राजा जिनजिली से प्राप्त किए गए थे। एड्स बाय पब फ्यूचर, उसने दूसरे पक्ष से कुल 3 स्वर्गीय दाओ संत खजाने प्राप्त किए थे, लेकिन वह इच्छाशक्ति रक्षा प्रकार का उपयोग कर सकता था, इसलिए उसने फिलहाल इसे नहीं बेचा। निम्न श्रेणी के स्वर्गीय दाओ संत खजाने से उन्हें 350,000 अराजकता डॉलर मिले, जबकि मध्यम श्रेणी के स्वर्गीय दाओ संत खजाने से उन्हें 1.2 मिलियन अराजकता डॉलर मिले। कुल 1.55 मिलियन अराजकता डॉलर। आदिम ब्रह्मांडीय सागर में सबसे छोटी लेनदेन मुद्रा दिव्य सिक्के थे जो विभिन्न दिव्य क्षेत्रों द्वारा जारी किए गए थे। उदाहरण के लिए, ग्रेट ब्लिस डिवाइन डोमेन की मुद्रा ग्रेट ब्लिस डिवाइन सिक्का थी। इसका उपयोग ग्रेट ब्लिस डिवाइन डोमेन और गोल्डन विंग डिवाइन रेस द्वारा नियंत्रित अन्य दिव्य डोमेन में किया जा सकता था। 100 मिलियन दिव्य सिक्के एक अराजकता डॉलर के लिए, जो आदिम ब्रह्मांडीय समुद्र की आम मुद्रा थी। इसका उपयोग कहीं भी किया जा सकता था। 100 मिलियन कैश डॉलर का विनिमय एक कैश क्रिस्टल के बदले किया जा सकता है। यह मोटे तौर पर सबसे साधारण पूर्ण श्रेणी के स्वर्गीय दाओ संत खजाने के मूल्य के बराबर था। अराजकता क्रिस्टल आदिम ब्रह्मांडीय समुद्र में प्राकृतिक रूप से उत्पादित पदार्थ थे। उन्हें अराजकता ऊर्जा से संघनित और परिष्कृत भी किया जा सकता था। प्रत्यक्ष रूप से अवशोषित करने और विकसित करने के अलावा अराजकता क्रिस्टल ऊर्जा का उच्चतम स्तर थे। कैश स्पेसटाइम शटल को कैश क्रिस्टल की आवश्यकता थी। खैर, अब वह कुछ भी नहीं खरीद सकता था। सौभाग्य से मूल पूर्वज द्वारा उसे दिया गया कैश स्पेसटाइम शटल अभी भी थोड़ा बचा हुआ था। ये छोटी दूरी की उड़ानों के लिए पर्याप्त था। क्या इस पैसे का उपयोग सुनहरे पंखों को निखारने के लिए किया जाता है? कृपान राजा प्राचीन ने पूछा। बिल्कुल नहीं। वांग ये अपनी हंसी रोक नहीं पाया। दिव्य हथियार शोधन महल की प्रोसेसिंग फीस थोड़ी महंगी है। हमने जो सुनहरे पंखों की जोड़ी प्राप्त की है वह पहले से ही अराजकता संत खजाने के स्तर पर है। उन्हें फिर से परिष्कृत करने के लिए कम से कम 100 अराजकता क्रिस्टल खर्च होंगे। 100 अराजकता क्रिस्टल एक निम्न श्रेणी के अराजकता संत खजाने को खरीदने के लिए पर्याप्त हैं। कृपान राजा प्राचीन को अब वस्तुओं की कीमतों के बारे में कुछ समझ थी। यह अलग बात है, मैं एक कैश सेंट ट्रेजर खरीद भी लूं तो भी उसका इस्तेमाल नहीं कर सकता, वांग ये ने कहा। इसके अलावा कैश सेंट ट्रेजर स्तर पर सामग्री को परिष्कृत करना वास्तव में कैश सेंट ट्रेजर बनाने का एक हिस्सा है। मैंने अभी पूछा, 100 कैश क्रिस्टल वास्तव में महंगे नहीं हैं। हालांकि अन्य कार्यशालाएं 20% से 30% सस्ती हैं, लेकिन उनकी गुणवत्ता दिव्य हथियार शोधन महल से बहुत कम है। आपके पास सुनहरे पंख हैं जो अराजकता संत खजाने के स्तर पर हैं। लिंगशु ने आश्चर्य से पूछा। हाँ, क्या लिंगशु ने तुम्हें नहीं बताया? वांग ये ने पूछा। जब हम आए तो हम स्वर्ण पंख वाली दिव्य जाति के एक सर्वोच्च व्यक्ति से टकरा गए और उसे मार डाला। लिंगशु ने भौहें सिकोड़ी। बहन ने इसका जिक्र तो किया, लेकिन उसने यह नहीं कहा कि स्वर्ण पंखों वाली दिव्य जाति सर्वोच्च के पास अराजकता संत खजाने के स्तर पर सुनहरे पंख थे। तो वांग ये ने लिंगशु की ओर देखा।
गोल्डन विंग डिवाइन रेस के गोल्डन विंग्स को मजबूत बनाने के लिए बहुत सारे संसाधनों और खजानों की आवश्यकता होती है, लिंगशे ने कहा। वे आमतौर पर अपने मालिक की ताकत के स्तर के समान स्तर पर होते हैं। अगर गोल्डन विंग डिवाइन रेस के सदस्य के गोल्डन विंग्स की रैंक उसकी ताकत से कहीं ज्यादा है, तो संभवतः उसका कुलीन उपनाम जिन होगा। वांग ये ने सिर हिलाया। उसका नाम किंग जिनजिली है। जैसा कि अपेक्षित था, लिंगशे ने गंभीर भाव प्रकट किया। जो महान परमानंद दिव्य क्षेत्र को नियंत्रित करता है, वह जिनिक्सी मुख्य शाखा की स्वर्णपंख वाली दिव्य जाति है। मुझे आश्चर्य है कि जाति में उसकी स्थिति क्या है। जब तुमने उसे मारा था तो क्या उसके साथ कोई गार्ड था? वांग ये ने अपना सिर हिलाया। सिर्फ वही। एड्स बाय पब फ्यूचर। यह कोई बड़ी समस्या नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब है कि उसके पास जिनिक्सी मुख्य शाखा में ज्यादा शक्ति नहीं है और वह महत्वपूर्ण नहीं है, लिंगशे ने कहा। वांग ये ने कहा, महान आनंद दिव्य क्षेत्र में हत्या करना निषिद्ध है। भले ही वे बदला लेना चाहें, लेकिन वे कुछ नहीं कर सकते। लेकिन आप महान आनंद दिव्य क्षेत्र में हमेशा के लिए नहीं रह सकते हैं, है ना? लिंगशे ने कहा। क्यों नहीं? वांग ये मुस्कुराया। वांग ये को इस बात की परवाह नहीं थी कि राजा जिनजिली का समर्थन कितना मजबूत था। वह तो ये काम पहले ही कर चुका था, तो फिर वह बदला लेने से क्यों डरेगा? इसके अलावा स्वर्णपंख वाली दिव्य जाति आकाश जाति की प्रमुख थी और पैतृक तारे के पीछे के देवता दिव्य जाति से थे। वे मित्र नहीं, शत्रु थे। सबसे बुरी बात यह है कि वह अपनी पहचान बदलने के लिए त्रिरूपांतरण दर्पण का उपयोग कर सकता है। यह एक नेदरवर्ल्ड रेस विशेषज्ञ था जिसने राजा जिनजिली को मार डाला था। इसका उससे कोई लेना देना नहीं था। हालांकि फिलहाल इतना घबराने की कोई जरूरत नहीं थी। वह बस आराम कर सकता था। महान आनंद दिव्य क्षेत्र में रहने का यही लाभ था। उन पर किसी भी युद्ध का प्रभाव नहीं पड़ता था। भले ही विभिन्न महान दिव्य जातियों ने क्षेत्र के लिए लड़ाई लड़ी हो, लेकिन उन्होंने ऐसा सियोन में किया। दिव्य क्षेत्र का आंतरिक भाग बहुत शांतिपूर्ण था। इसका एकमात्र नकारात्मक पक्ष ये था कि यह महंगा था। लाइफ डोमेन पल की कीमत $10,000 थी और इसका उपयोग केवल 1 वर्ष तक किया जा सकता था। यदि वह ईश्वरीय क्षेत्र में बने रहना चाहता है तो शुल्क उसकी जाति और शक्ति पर निर्भर करेगा। उदाहरण के लिए, सेबर किंग एंशिएंट एक उच्च आयामी जाति से था जो सबसे निचले स्तर का था और वह केवल एक सुप्रीम था। ये शुल्क हाई डायमेंशन लॉर्ड्स और सॉवरेन वेनेरेट्स की तुलना में थोड़ा सस्ता था। 8,000 अराजकता डॉलर प्रति दिन। जहां तक उसका प्रश्न है, पाताल लोक की जाति एक अराजकता वाली जाति थी। उच्च आयाम भगवान 1,000 अराजकता डॉलर प्रति दिन। उन दोनों ने मिलकर प्रतिदिन $9,000 कमाए। वांग यी ने इसे अगले 100 वर्षों के लिए बढ़ा दिया, जो 900,000 अराजकता डॉलर था। बहुत महंगा है, कृपान राजा प्राचीन ने आह भरी। इसका मुख्य कारण यह है कि आप अधिक महंगे हैं। ओल्ड एंशिएंट, आपकी कुल संपत्ति मेरी तुलना में 8 गुना है, वांग ये ने मजाक में कहा। कृपान राजा प्राचीन कड़वाहट से मुस्कुराया। अगर वांग यी न होते तो वह इतना पैसा खर्च नहीं कर पाते। स्वर्गीय दाओ संत के खजाने उच्च आयामी ब्रह्मांड में अत्यंत कीमती थे, लेकिन आदिम ब्रह्मांडीय सागर में उनका उपयोग केवल खुद को बचाने के लिए सौदेबाजी के रूप में किया जा सकता था। अगर हमें स्थायी पहचान मिल जाए या जमीन का एक टुकड़ा खरीदने का मौका मिल जाए तो ये सस्ता होगा। वांग यी बेपरवाह था। ये सिर्फ पैसा था। जब तक वह चाहे उसे कुछ मिल ही सकता था। उनके पास अभी भी 650,000 अराजकता डॉलर बचे थे। वांग ये ने ओल्ड एंशिएंट को 150,000 दिए और 500,000 अपने पास रख लिए। लिंगशे गाइड बनकर चला गया। वांग यी और सेबर किंग एंशिएंट अलग अलग रास्ते पर चले गए और अकेले ही काम करने लगे। एक ओर अवसर तलाशना था, दूसरी ओर अनुकूलन करना था। 9 जिलों में से एक होने के नाते गोल्डन लीफ जिला बहुत बड़ा था। अब तक वांग ये ने केवल एक छोटा सा दौरा किया था, लेकिन वह गोल्डन लीफ डिस्ट्रिक्ट के स्थानीय रीति रिवाजों और जीवंतता को पहले ही देख चुका था। विशेष रूप से सभी प्रकार की विभिन्न जातियों को एक साथ आते देखना उनके लिए आंखें खोलने वाला अनुभव था। ओरिजिन जाति के 10,086 कबीले बच्चों का खेल थे। उसने इससे भी अधिक मानव कुलों को देखा था। कुछ मानव कुलों ने पहले ही अराजकता देवताओं को उत्पन्न कर लिया था और अराजकता जातियां बन गई थीं। यहाँ तक कि ऐसे मनुष्य भी थे जो ब्रह्मांडीय सागर के सच्चे देवता बन गए, जिससे वे स्वर्णपंख वाली दिव्य जाति के बराबर एक दिव्य जाति बन गए। हालांकि दिव्य जातियों के पास आमतौर पर अपने स्वयं के दिव्य क्षेत्र होते थे और वे शायद ही कभी यहाँ प्रकट होते थे, जब तक कि यह जेड ब्यूटी डिवाइन रेस जैसी शीर्ष दिव्य जाति न हो। चाहे वे किसी भी दिव्य क्षेत्र में गए हों, उन्हें सम्मान दिया जाता था। महान परमानंद दिव्य क्षेत्र में एक जेड सौंदर्य शहर भी था। वांग यी की आंखें चमक उठी जब उसने दूर से एक सुंदर आकृति देखी। आसपास के सभी विशेषज्ञ श्रद्धा से भरे चेहरे के साथ एक एक करके पीछे हट गए। नवागंतुक का शरीर एकदम सही था, जो जेड की मूर्ति जैसा दिखता था।
वह शुद्ध और दोषरहित थी, दुनिया की सबसे बेहतरीन कलाकृति की तरह। उसका शरीर एक इंसान जैसा था, लेकिन उसके हाथ और पैर पतले और एकदम साफ थे। उसके दोनों कान थोड़े ऊपर की ओर उठे हुए थे, जैसे कि उसने टेडी बियर का हेडबैंड पहना हो। ये सुंदर और बेवजह प्यारा दोनों था। एट नोवेलबन एट। तो यह जेड ब्यूटी दिव्य जाति है। ये पहली बार था जब वांग ये ने इसे देखा था। अचानक उसकी मुस्कान रुक गई और उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं। झट, मिकी माउस जैसा दिखने वाला क्रिस्टल जेड उसके हाथ में आ गया। मूल पूर्वज द्वारा छोड़ा गया तीसरा खजाना। जेड सौंदर्य दिव्य दौड़।